कहीं न कहीं वो ब्रिटिश काल की पुलिसिंग उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें लगता है कि यार पुलिस वाला आ गया, इसका मतलब कुछ ना गड़बड़ है और समाज में हमारी जो प्रतिष्ठा जो है, अगर घर पे पुलिस वाला आ गया, इसका मतलब समाज में हमारी प्रतिष्ठा जो है, वो धूमिल हो गई जो है। पंकज जी, अशोक गहलोत जी हों चीफ मिनिस्टर राजस्थान के या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, आपके निशाने पे सब रहे या आप सबके निशाने पे रहे? एक थानेदार जो है 90 का दशक का थानेदार होता था, उसको लोग एक वैल्यू देते थे, एक उसको सम्मान देते थे, उसको एक न्यायप्रिय व्यक्ति मानते थे जो। लेकिन अब वो 90 का दशक बीत गया। अब हम इतने समय के बाद जब हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब थानेदार को, दरोगा को जो हम देखते हैं तो पाते हैं कि कितना बड़ा डिग्रेडेशन हम उसके वैल्यूज में पाते हैं, पब्लिक परसेप्शन में कितना पाते हैं जो। उसी प्रकार IAS IPS जो है, जिस समय एक बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय के बाद डिग्रेडेशन उस सिस्टम ने बना दिया जो है, या सिस्टम कहता है कि मैं तो इस तरह चलना चाह रहा था, लेकिन बहुतायत में वो सब इसमें इस सिस्टम में अच्छे बुरे दोनों हैं। करप्शन और क्राइम ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो सकती जो है। आप उसको कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव कम कर सकते हैं। सिस्टम के अंदर इस प्रकार की एक जंग है, उस जंग में ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत लोग हावी हैं, अवसरवादी लोग हावी हैं, जिनकी मंशा कुछ और है वो लोग हावी हैं। सिस्टम इस बार बार चिल्लाता है कि मेरे को दुरुस्त करो, मुझे अच्छे लोग संभालो। पुलिस इंश्योर कर दे कि आप थाने आइए, कितना बड़ा भी बदमाश होगा, कितना बड़ा भी दबंग होगा, गुंडा बदमाश होगा, हम उसको ठीक कर देंगे। जो हम वही करेंगे जो न्यायपूर्ण होगा जो। लेकिन होता नहीं है। हम गरीब ये जो परिकल्पना है गरीब और अमीर की जो है, या सक्षम और असक्षम की जो है, इसी द्वंद्व में जो बात मैंने कही, व्यवस्था के बीच की जंग चल रही है। सिस्टम बार बार चिल्ला रहा है कि भैया मुझे व्यवस्थित लोग संभालो, मुझे गंदे लोग मुझे मत संभालो। कि बचपन में जो मैं पूर्वांचल में जिस प्रकार का मैंने माफियावाद देखा 90 के दशक में जो है, वो दौर मैंने देखा जब हम लोग स्कूलों में जाया करते थे तो 3 सफारियाँ एक ही कलर की, एक ही नंबर की गाड़ियाँ चलती थी और 10, 20, 50 लड़के जो है कट्टा निकाल के घूमते हुए देखते थे कॉलोनियों के अंदर, गलियों के अंदर। तो एक बड़ा इशू होता है, समझ में आता था कि क्या ये चीज़ें, क्या ये निरंतर चलेंगी इस देश में, इस इलाके में जो है, अपना इसमें योगदान क्या हो सकता है जो है। क्या इस पुलिस से हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस इसका खात्मा करे। एक पुलिस के SHO को मैं मानता हूँ कि वो SHO एक ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे जो 24 घंटे हर प्रकार के दबाव से जूझते हुए अच्छा करने का प्रयास करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल उसमें कुछ लोग ही हो पाते हैं, बाकी लोग उस समझौते वादे उर्क में, दबाव में बातें आती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी के पॉडकास्ट यानी अनफिल्टर्ड अड्डा। आज हमारे खास मेहमान हैं पंकज चौधरी, IPS तो बहुत बड़ी बालकनी है इंडिया में, लेकिन पंकज चौधरी भीड़ से अलग हैं। बर्खास्त भी हो चुके हैं, बहाल भी हो चुके हैं। आखिर क्या बला है IPS बालकनी लॉबी में पंकज चौधरी, जो हमेशा इनका और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच सांप छछूंदर, नेवला सांप की लड़ाई चलती रहती है। हारने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन जीत हर बार पंकज चौधरी की होती है, भले ही देर से। आखिर क्यों और कैसे आंख में करकते रहते हैं सरकारी हुक्मरान पंकज चौधरी सरकार की ही नजरों में? बेहतर है हम कुछ बताएं, पंकज चौधरी से सीधी बात करते हैं। पंकज जी, स्टेट पर हिंदी में स्वागत है। धन्यवाद आपको। कहते हैं कि जल में रह के मगर से बैर जीने नहीं देता है। आप हिंदी माध्यम से IPS बने, चाहते और चॉइस भरते अगर तो IAS भी बने बैठे होते। क्या वाकई में ये सच है कि अगर आप ईमानदारी से जीना चाहें तो ब्यूरोक्रेसी में अपना ब्रीफकेस हमेशा बांध के रखिए, लुंगी तहमत बनियान की कब आपको कहां पटक दिया जाए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजीव जी, बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, और आज की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसको एक देश की रीढ़ माना जाता है, और
आईएएस आईपीएस और जितने भी सिविल सेवक चयनित होते हैं, उनका यही सपना होता है जब भी वो सोचते हैं बचपन में कि काश मैं इस जगह मुझे ईश्वर मुझे मौका दें और मैं गरीब लोगों को, असहाय लोगों को, पीड़ित लोगों को, आज भी भारत जो 80% जो है ग्रामीण माना जाता है, आज भी जो है शिक्षा है, गरीबी है, वो बड़े स्तर पे है। तो जो आईएएस आईपीएस का जो पद है, ये आपको एक मौका देता है और हर युवा का सपना होता है, जो बच्चे या जो लोग सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सिविल सेवा में इस प्रकार की जो डेडिकेशन, तैयारी के दौरान जो जज़्बा होता है, बड़ा अच्छा जज़्बा होता है लोगों के बीच में, हर स्टूडेंट के बीच में होता है। लेकिन जब वो सिस्टम में ईश्वर की कृपा से जब वो सेलेक्ट हो जाता है, उसे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाता है। उसके बाद जब वो सेकंड फेज़ में जब वो ग्राउंड पे उतरता है, तो उसकी जो रियलिटी होती है, जो सोचता है, जो मन में एक परिकल्पना होती है, एक लोक सेवक होने के नाते, एक आईएएस होने के नाते, एक आईपीएस होने के नाते, जो एक संघर्ष से निकला हुआ व्यक्ति, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी आईएएस आईपीएस या इस रैंक पे आते हैं, वो जीवन में संघर्ष बड़ा करते हैं। जो है डेडिकेशन रहता है, एक अपनी कह लीजिए कि भीड़ से निकल के एक 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 लगन होती है कि नहीं मैं इस चीज़ को पाऊँ। पाने की जो हनक होती है, पाने की जो की जिज्ञासा होती है, वो इसलिए होती है कि उनको लगता है ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए जो है। लेकिन जिस प्रकार की ताना-बाना है, सिलेक्शन होने के बाद का जो सिस्टम है, जिस पे आप एक्चुअल में ग्राउंड पे उतरते हैं काम करने के लिए, तब आपकी जो परिकल्पना उसके पहले थी, उसमें कहीं न कहीं अगर आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और एक जज़्बे के साथ उतरते हैं, तो आपको कहीं न कहीं एक गैप नज़र आना शुरू होता है। और वो गैप ऐसा होता है जिसमें कि अगर आपकी वेवलेंथ अगर उनसे मिल रही है जो तथाकथित सिस्टम कह लीजिए, जो सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे संविधान के बारे में कहते हैं, संविधान अच्छा-बुरा उसकी डेफिनेशन नहीं है जो है। अम्बेडकर साहब ने एक बार बोला था कि संविधान की गरिमा तब तक है जब इसको अच्छे लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे जो है। क्योंकि पूरे संसार का, पूरे विश्व का एक निचोड़ हमारे भारतीय संविधान के अंदर है, बड़ी मेहनत करके बनाया गया है। लेकिन अगर गंदे लोग या अयोग्य लोग, अक्षम लोग बैठेंगे तो फिर इस संविधान की परिभाषा बदल जाएगी जो है, इसकी क्रियान्विति बदल जाएगी जो है, इसका प्रभाव बदल जाएगा जो है। उसी तरह ये सिस्टम जो है, सिस्टम अच्छा है, सिस्टम अच्छा है और ये सिस्टम उम्मीद भी करता है कि जो जनमानस है कि सिस्टम का सकारात्मक पक्ष हर आदमी तक पहुँचे जो है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से पहुँचे, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से पहुँचे, राजनेताओं के माध्यम से पहुँचे, जुडिशरी के माध्यम से पहुँचे, जो भी हमारे विंग्स हैं, सबके माध्यम से सिस्टम जो है। लेकिन हर जगह बात जब करते हैं, आज के समय में बड़ा ये हाईलाइटेड वर्ड है कि सिस्टम ऐसा है। लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम को बनाने, अच्छा बुरा करने का योगदान, इसका जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है जो है, कि आज जो सिस्टम ऐसा हो धीरे-धीरे सने कमज़ोर होता दिख रहा है और मैं इसको कमज़ोर ना मानूँ। हम खुद कहते हैं कि 80 का दशक, 90 के दशक में कोई एक ईमानदार व्यक्ति किसी गाँव में चला जाए तो लोग उसे सम्मान की नज़र से देखते थे, उसको जो है उसको स्नेह करते थे, उसको दुलार करते थे जो है। एक थानेदार जो है 90 का दशक का थानेदार होता था, उसको लोग एक वैल्यू देते थे, एक उसको सम्मान देते थे, उसको एक न्यायप्रिय व्यक्ति मानते थे जो। लेकिन अब वो 90 का दशक बीत गया। अब हम इतने समय के बाद जब हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब थानेदार को, दरोगा को जो हम देखते हैं तो पाते हैं कि कितना बड़ा डिग्रेडेशन हम उसके वैल्यूज़ में पाते हैं, पब्लिक परसेप्शन में कितना पाते हैं जो। उसी प्रकार आईएएस आईपीएस जो है जिस समय एक बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन कहीं न कहीं एक समय के बाद डिग्रेडेशन उस सिस्टम ने बना दिया जो है, या सिस्टम कहता है कि मैं तो इस तरह चलना चाह रहा था, लेकिन बहुतायत में वो सब इसमें इस सिस्टम में अच्छे बुरे दोनों हैं। मतलब एक तरह से कह सकें कि व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच की जंग है जो है।
सिस्टम को जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सिस्टम है और सिस्टम में छोड़ दिया जो है कि आप लोग इसको बनाइए। अब ये व्यवस्था अव्यवस्था की एक जंग शुरू हो गई और उस जंग में कौन आगे निकलेगा वही आपका सिस्टम परिलक्षित होता है जो है। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आज जो बेहतर संविधान है उसको अपने हिसाब से ब्यूरोक्रेसी और नेता हाँक रहे हैं? संविधान पर टिप्पणी करना इसलिए भी उचित नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बृहद विषय है और संविधान से हट के अगर मैं सिस्टम की बात करूं जिसमें कि सारे आयाम शामिल हो जाते हैं जो है, तो सिस्टम को मैं इशारा इस बात का कर रहा हूं कि अगर सिस्टम में अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है तो सिस्टम अच्छा वाला सिस्टम आपको दिखेगा जो है। आपको कहते हैं ना आजकल बड़ा चला है टीवी में कि गट्स का ध्यान देखिए, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया जो है। तो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया ये जो टर्मिनोलॉजी है वो सिस्टम के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग, योग्य लोग, ईमानदार लोग, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है, मैं बड़ी इसमें स्पष्ट कर दूं संजीव जी कि मैं खुद ईमानदार हूँ, मैं खुद अपना जो है सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ अपने लिए, लेकिन उसका मैं प्रभाव किसी पे डाल नहीं पाता हूँ। तो उस ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। ईमानदारी मैं उसी को मानता हूँ कि अगर आप वास्तव में ईमानदारी से कोई काम करते हैं, उसका प्रभाव कुछ लोगों तक पहुँचता है, उसका संदेश कुछ लोगों तक पहुँचता है, तो उसका तो कोई मतलब होता है जो, ठीक है। और आज के दौर में देखेंगे सिस्टम के अंदर इस प्रकार की एक जंग है, उस जंग में ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं गलत लोग हावी हैं, अवसरवादी लोग हावी हैं, जिनकी मंशा कुछ और है वो लोग हावी हैं। सिस्टम इस बार बार चिल्लाता है कि मेरे को दुरुस्त करो, मुझे अच्छे लोग संभालो ताकि मैं अच्छा एक अपनी 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 भाषा में लोगों तक पहुंचा सकूं। आम आदमी 80% जो आदमी गरीब आदमी है वो उम्मीद करता है, जो वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भी उम्मीद करता है, एक आस लगाता है और देखता है तो बड़ा खुश होता है बहुत चीज़ों को लेकर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जब हम आज प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस को आप देखिए, अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस रही है। मैं तो बड़ा डिटेल्स आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम पुलिस में आईपीएस अधिकारी होने के नाते अगर हम देखें तो पुलिसिंग हमारी वैसी पुलिसिंग थी जिसमें कि अंग्रेजों के समय जो पुलिस इजाज़ की थी उसका काम था रेवेन्यू जनरेट करना जो है, डंडे मारिए, कोड़े मारिए, पैसे लेके आओ जो है, बेसिक परिकल्पना वो थी। आज हमारा भारत आज़ाद हो गया, इतने समय के बाद भी पुलिस और जनता के बीच का जो गैप है, एक चाहे वो एक आम आदमी जो पुलिस के बारे में जो उसकी परिकल्पना है, जो भाव है, वो मिश्रित भाव है जो है। मिश्रित भाव इसलिए कि कहीं ना कहीं वो पुलिस को लेके थोड़ा सा सहमा हुआ, थोड़ा सा संदेह में, थोड़ा सा झिझकता है जो है, क्योंकि पुलिस का भी वो रूप वो जो देखना चाहता है वो अभी देख नहीं पा रहा है जो है। वो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश काल की पुलिसिंग उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें लगता है कि यार पुलिस वाला आ गया इसका मतलब कुछ ना गड़बड़ है और समाज में हमारी जो प्रतिष्ठा जो है, अगर घर पे पुलिस वाला आ गया इसका मतलब समाज में हमारी प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो गई जो है। जिस समाज से हम लोग निकल के आते हैं, पुलिस वाले निकल के आते हैं, हम लोग भी उसी समाज से निकल के आते हैं और पुलिस का चेहरा देखते हैं तो पुलिस का चेहरा देख के ही और इस सारे व्यवस्थाओं को देख के ही आदमी निकलता है। और एक आम बात में बताऊं कि एक जवान या एक अधिकारी या एक आईपीएस, एक पीपीएस या जो भी लोग आते हैं, उनका यही रहता है कि यार काश मैं ये बन जाऊंगा तो कम से कम एक ऐसी जगह पहुंचेगा जहां पे डर नाम की चीज़ नहीं होगी जो है। एक पुलिस का जवान समाज में ठीक है डरा है, दबा हुआ है, लेकिन कहता है यार मैं पुलिस बन जाऊंगा, जवान बन जाऊंगा तो फिर मैं एक ऐसी संगठन का हिस्सा बन जाऊंगा जहां पे डर नाम की चीज़ नहीं है जो है। अब लोग डरेंगे मुझसे जो है, क्योंकि उसी परसेप्शन को वो भी समझ रहा है ना। तो ये जो हमारी द्वंद्व है, उस द्वंद्व से निकलने के लिए बड़े प्रयास लगातार भारत सरकार और तमाम स्टेट करते हैं। मैं जिस पद पे आज हूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग का मुझे नोडल अधिकारी राजस्थान का बनाया हुआ स्टेट ने पिछले 2 सालों से। हम लोग जब यूपी में जब छोटे बचपन में थे तो थानों पे में हम लोग क्या किसी को भी एक डर लगता था, यार ये थाना है, ये देखो यहाँ पे ये इस तरह से चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे अपराधी आते हैं, यहाँ पे बदमाश आते हैं, यहाँ पीटा जाता है, मारा जाता है, ऐसे। लेकिन आज भी जब हम थानों में स्वागत कक्ष को देखते हैं तो ये हमारे एक बदलाव को दिखाता है जो है। ये दिखाता है कि वो पुलिसिंग जो कहीं ना कहीं डंडे के जोर पर चल रही थी, आज वो आम जन को स्वागत कर रही है जो थाने पे कह रही कि भाई आप आइए, स्वागत कक्ष में बैठिए, आप अपनी बात बताइए, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, आपको हम काउंसलिंग करेंगे,
आपकी बात सुनेंगे और फिर आपको हम विदा करेंगे। तो ये जो चेंज है वो आज़ादी के बाद अब जाके ये चेंजें धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये महसूस किया जाने लगा है कि इस पुलिसिंग को डंडे के बल पे हम लंबे समय तक इसको रख नहीं सकते और इसकी हम इमेज को बना नहीं सकते जो है। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग तमाम जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ के स्टेट में आप देखेंगे कम्युनिटी पुलिसिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग है, विदेशों में कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, लोगों को शामिल किया जाता है, तो पुलिसिंग बड़ी आसान हो जाती है। लेकिन अभी भी नॉर्थ के स्टेट में आप देखेंगे, चाहे वो पुलिसिंग की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं अभी जो है हम पब्लिक को एक्सेप्ट कर पाने में, पब्लिक के द्वारा पुलिस को एक प्रोत्साहन या पुलिस को एक अच्छी छवि के रूप में देख पाना कहीं ना कहीं अभी एक बीच मझधार में है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में अगर सबकी मंशा अच्छी रही, सबका एक तरीका अच्छा रहा, तो पब्लिक आपका, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अच्छी पुलिस चाहती है। क्या पंकज जी ये बात सच नहीं है कि पुलिस की हालत, किसी स्टेट की नहीं कह रहा हूं, देश की पुलिस की हालत कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह कट जाएगी, सीधी नहीं होगी? आज भी पुलिस जो जमीन से जुड़ी, थाने चौकी पुलिस की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं, उसको देखते ही कहते हैं, कहीं मोटरसाइकिल से पुलिस वाला जाता है, ठुल्ला आ गया, मामा आ गया, हफ्ता वसूलने आया होगा। 100 रुपये रेहड़ी वाले से अभी भी पुलिस वाला मिल जाता है, बस वाले से खड़ा होके। तमाम इलाके में, मोहल्ले में, मलिन बस्तियों में, इलिटरेट अशिक्षित लोगों के बीच में पुलिस वाला अभी भी कमाऊ पूत कहलाता है। ये सब क्या पुलिस की छवि को ऊपर तक बदनाम नहीं कर रहे हैं? हाँ, देखिए संजीव जी, बिल्कुल सही बात है। जो एक समाज का आईना है, मैं इस बार अपनी बातों में, जैसे अभी मैंने डिटेल में बात की कि इसी छवि को बदलने का कवायद चल रही है। जो है थाने में स्वागत कक्ष कभी हुआ नहीं करता था, अब स्वागत कक्ष नॉर्थ के स्टेट्स में आप देखेंगे थानों के अंदर स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं। जो किस लिए बनाए जा रहे हैं कि वो जो छवि है पुलिस की, जो एक ट्रैफिक वाले पुलिस को देख के या किसी वीडियो को देख के साहब देखो पुलिस वाला फलां ये जो है चौराहे पे ये कर रहा है, ये कर रहा है, एक जो नकारात्मक छवि है, फिल्मों के माध्यम से भी जो छवियाँ बनाई गई हैं, जो है उस पर कहीं ना कहीं प्रयास की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हर पुलिस वाला बेईमान नहीं है, बदमाश नहीं है। अगर इनकी पूरी बिरादरी की बात करें, मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ही एक ऐसा फोर्स है, ऐसी सकारात्मक फोर्स है जिसमें करने को बहुत कुछ है। मैं अगर पंकज चौधरी अगर एक समाज से, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले से निकल के आता हूँ, पूर्वांचल से, और मैं अगर IAS छोड़ के IPS चॉइस लेता हूँ, तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि मुझे पुलिस से कितना प्यार है। जो ये जानते हुए कि वही पंकज चौधरी जब बचपन में किसी थाने में गए तो थाने का व्यवहार ऐसो का ठीक नहीं था किसी मैटर को लेके। वही पंकज चौधरी किसी मैटर को लेके अगर वो SSP और DIG के पास गए तो उनकी कंप्लेन को किसी कूड़ेदान में डाल दिया गया। जो ये नकारात्मक पक्ष भी हमने देखा है, लेकिन साथ में उसी के साथ साथ पुलिसिंग का एक सकारात्मक पक्ष भी देखा है, जहाँ पे कि जिले के कप्तान ने, बहुत से पुलिस वालों ने ऐसा काम किया जिसमें कि समाज को, व्यक्तिगत पीड़ित व्यक्ति को लाभ पहुंचा। तो इस द्वंद्व के बीच में जो हमारी IPS बनने की जो कवायद थी, ये दिखाती है कि ये ऐसा संगठन है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। लेकिन अगर हम वाकई एक आम आदमी की पीड़ा, मैं जब IPS का और IAS का जब इंटरव्यू दे रहा था, तो एक हमारे UP के रिटायर्ड DG थे, मॉक इंटरव्यू था, उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं? अगर पुलिस में आते भी हैं, IPS बनते भी हैं, तो आप सबसे बड़ा क्या चीज़ आपको लगता है, क्या दे सकते हो पब्लिक को? जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था उनका, आपने बड़ा सोचा उसमें। तो मैंने कहा सर, मैं एक पीड़ित, एक दुर्बल की, एक असहाय व्यक्ति को भयमुक्त कर सकता हूँ, उसको अभय दान दे सकता हूँ। तो बड़ा वो इम्प्रेस हुए, कह कि वेरी गुड। क्योंकि एक्चुअल में पुलिस को आप इस नज़रिए से देखते हैं, जिसकी भूमिका देखते हैं समाज में, जहाँ क्राइम ज़्यादा है, अपराध ज़्यादा है, जहाँ पे कि तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं, लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, वहाँ पे अगर पुलिस इंश्योर कर दे कि आप थाने आइए, कितना बड़ा भी बदमाश होगा, कितना बड़ा भी दबंग होगा, गुंडा बदमाश होगा, हम उसको ठीक कर देंगे। जो हम वही करेंगे जो न्यायपूर्ण होगा। जो लेकिन होता नहीं है। हम गरीब, ये जो परिकल्पना है गरीब और अमीर की, जो है, या
सक्षम और असक्षम की जो है, इसी द्वंद्व में जो बात मैंने कही, व्यवस्था के बीच की एक जंग चल रही है। सिस्टम बार बार चिल्ला रहा है कि भैया मुझे व्यवस्थित लोग संभालो, मुझे गंदे लोग मुझे मत संभालो, मुझे अवसरवादी लोग मत संभालो, मुझे करप्ट लोग मुझे मत संभालो, कंधा मत दो जो है, मुझे अच्छे लोग कंधा दो, मैं अच्छा एक मैसेज मेरे समाज को दूंगा और ये भारत अच्छा बनेगा। ये द्वंद्व है संजीव जी, इस द्वंद्व से हम लगातार गुजर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे गुजर रहे हैं, समाज को भी गुजरते हुए देख रहे हैं, पब्लिक को भी देख रहे हैं और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी देख रहे हैं। बागी बलिया से निकले हुए पंकज चौधरी के पिता इंजीनियर थे। आपने भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सिविल इंजीनियर पिता का पुत्र इंजीनियर ही बनता है ये कहा जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, जज का जजी में जाना चाहता है। पंकज चौधरी ने 4-5 प्राइवेट नौकरियां इधर उधर सब की। वो कौन कौन सी नौकरियां थीं और आईपीएस बनने के पीछे कोई एक लाइन में बताइए संक्षिप्त में कि क्या वजह थी कि एक इंजीनियर का पुत्र सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 4-5 प्राइवेट कौन कौन सी नौकरियां करके फिर आईपीएस में क्यों आए? देखिए, किसी भी एक मुकाम को हासिल करने के पीछे जो उसका ताना बाना होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और विशेषकर पुलिस में स्पेशली आईपीएस के लिए मैं कहूँ कि बचपन में जो जो मैं पूर्वांचल में जिस प्रकार का मैंने माफियावाद देखा 90 के दशक में जो है, वो दौर मैंने देखा जब हम लोग स्कूलों में जाया करते थे तो 3-3 सफारियाँ एक ही कलर की एक ही नंबर की गाड़ियाँ चलती थी और 10-20-50 लड़के जो है कट्टा निकाल के घूमते हुए देखते थे कॉलोनियों के अंदर, गलियों के अंदर। तो एक बड़ा इशू होता है, समझ में आता था कि क्या ये चीज़ें हैं, क्या ये निरंतर चलेंगी इस देश में, इस इलाके में जो है, अपना इसमें योगदान क्या हो सकता है जो है, क्या इस पुलिस से हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस इसका खात्मा करे, एक सुरक्षा का वातावरण दे जो है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते। ऐसी बड़ी घटनाएं भी, बड़े उदाहरण हैं जिनसे 2-4 हम होते रहे, कभी फिर हम बैठेंगे तो डिटेल में बात करेंगे जो है। लेकिन उन उदाहरणों ने, उन घटनाओं ने तय कर दिया था पंकज चौधरी को कि ठीक है, मम्मी पापा समाज में एक जब बच्चा 12वीं करता है तो उसके बाद इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में या कहीं भी एक अच्छा पेशा माना जाता है। हमने भी वही किया, तैयारी की अपनी, इंजीनियर हो गए। इंजीनियर होने तक हमें पता नहीं था कि IAS IPS क्या होता है, फ्रैंकली आपको बताऊं मैं, क्योंकि हमारे परिवार में कोई 50 साल तक कोई IAS IPS नहीं हुआ है, ना मेरे को कोई प्रेरणा रही IAS IPS बनने का। जो इंजीनियरिंग करते समय, चूँकि मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं क्रिकेट में भी काफ़ी शौक़ रहा बचपन में मुझे। IAS IPS तो बहुत बाद में आया, जो इंजीनियरिंग भी बाद में आया। क्रिकेट का इतना शौक़ चढ़ा, मुझे याद है कि जब मैं 4वीं-5वीं में था, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर में एक बार मेरे पिताजी ने 60 रुपये का बल्ला मुझे दिया। उस बल्ले से इतना लगाव मुझे हो गया कि मैं जब भी कहीं देखता तो मैं उससे लगातार प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। घर में 5-5 घंटे उससे मैं बल्ले से बैट को मार रहा हूँ। धीरे धीरे पिताजी ने मौके दिए, पढ़ने भी मौके दिए, माताजी ने, पिताजी ने, खेलने से रोका नहीं। जो है खेलते खेलते की परिकल्पना डेवलप हुई कि जब ये समझ में आया कि यार जिस जगह आप हैं वहाँ पे मैं अपनी टीमों में अंडर-16 में, अंडर-19 जहाँ भी मैंने खेला, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, स्टेट को रिप्रेजेंट किया, तो ये देखने लगा कि आप जिस टीम के कप्तान हैं उस कप्तान के पैरेलल भी एक कप्तान आपके समाज में है, वो है पुलिस का कप्तान, जिले का कप्तान जो है। तो कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ पे हम प्राइज़ ले रहे हैं एज ए क्रिकेटर, तो वहाँ कप्तान साहब आए हुए हैं, कोई IPS अधिकारी हैं और वो आपको प्राइज़ दे रहे हैं। एक बड़ा एक रुचिकर विषय हुआ कि यार कप्तान तो मैं हूँ, ये कौन सा कप्तान है? ये कप्तान तो अच्छा, ये कप्तान, ये यहाँ पे कप्तानी करके आप टीम के विजेता हो रहे हो, आप टूर्नामेंट जीत रहे हो, आपको सम्मान मिल रहा है, और ये जो अधिकारी जो वर्दी में आ रहा है वो आपको सम्मानित कर रहा है। जो है इसका क्या रोल है? तो इसका रोल पता कि ये तो समाज से अपराध को ख़त्म करता है, जो है ये तो गुंडे बदमाशों को ख़त्म करता है। जो है तो एक तरह की लालसा हुई कि काश ये कप्तानी का भी मुझे मौका मिले। जो है फिर पूर्वांचल में स्थितियाँ इतनी वृहत लेवल पे देखी है 1990 के दशक में कि मतलब एक मन कह लीजिए कि प्रत्येक क्षण होता था काश मेरे को वर्दी मिल जाए, काश मैं बन जाऊँ। तो उसके लिए एक प्रक्रिया थी कि इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग करने के बाद वो लालसा प्रबल हुई और ये लगा कि नहीं ठीक है, मुझे इस जगह जाना चाहिए। ठीक है, आजीविका का भी सवाल था। एक समय के बाद जो है
मुझे याद है कि पिताजी ने मना कर दिया कि हम तुमको खर्चा हुआ पानी नहीं देंगे। तो हमने कुछ प्राइवेट जॉब के बाद फिर हमने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से सन 2000 में सिलेक्शन हुआ मुझे। मैं वाणिज्य मंत्रालय में करीब 8-9 साल में काम किया मैंने। नौकरी भी करता रहा, मैं तैयारी भी करता रहा। नौकरी में करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरी आजीविका भी चल जाती थी। मुझे लगता है पहली सैलरी जो मुझे थी सीनियर ऑडिटर के रूप में, वो 7,000 कुछ रुपये मिली थी। तो मुझे बड़ा उसको बड़ा मुझे आज भी मैं बड़ा उसको सम्मान देता हूँ। और मैं इंतज़ार करता था कि महीने के आखिरी दिन, भारत सरकार में ये खासियत है कि वो महीने के अंतिम वर्किंग डे पे आपको पैसे मिल जाते हैं और वो नई नई नोट मिलती थी जो है, तो उसकी बड़ी कदर रही। और आगे आने समय में उसी मंत्रालय से फिर हम IPS के सेलेक्ट हुए। ये कह सकते हैं कि ये जर्नी हर आदमी की अलग अलग है और आज जो भी लोग सेवक है सबकी अलग अलग जर्नी है। सभी ने संघर्ष के बीच में, सभी ने एक पीड़ा को देखते हुए समाज में एक सपना बुना है कि मैं कुछ ऐसी जगह जाऊं जहां पे मैं समाज के लिए कर पाऊं। लेकिन जो पहला स्टेज जब वो क्रॉस करके जब सेकेंड स्टेज पे जब परफॉर्म करने के लिए आते हैं, तब वो चीज़ें सिनारियो चेंज होता है। फिर उसको लगता है कि मैं तो VIP कल्चर में आ गया, जो मैं तो आज एक VIP हो गया, जो अब मैं पब्लिक से तो मैं इतनी दूर हो गया। लेकिन अगर पब्लिक के प्रति भाव आपका नहीं है, उस गरीब आदमी को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस पद के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। और दुर्भाग्य से मैं पूरे देश में घूमता हूँ, कई बार मैंने भ्रमण किया, बहुत से जूनियर ऑफिसर्स के साथ मुलाकात होती है, सीनियर से मुलाकात होती है, इंटरेक्शंस होती है, चर्चाएँ होती हैं, जो नए लोग से को बात होती है, अपने कार्यकाल पे बात होती है। यही महसूस होता है कि जो दूसरा फेज़ होता है, सिलेक्शन के बाद का फेज़ होता है, वो बहुत चैलेंजिंग फेज़ है। उस फेज़ को किस प्रकार से हम मैनेज करते हैं, किस प्रकार से अपने वसूलों के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ टिके रह पाते हैं, ये बड़ा टफ काम है। जो पंकज चौधरी की अंग्रेजी कमजोर थी इसलिए हिंदी माध्यम से IPS को चुना, या कोई और वजह रही? क्योंकि IPS जब बन जाता है, IAS बन जाता है, IRS बन जाता है, IFS बन जाता है, तो वो अंग्रेजी द पुत्र कहलाने लगता है कि अंग्रेजी आती है तो तुम काबिल हो और हिंदी आती है तो तुम बेवकूफ़ हो। पंकज चौधरी ने ये कैसे तोड़ा? बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका। और मुझे लगता है कि शायद ये आपका सवाल बड़ा मतलब कह सकते हैं कि गंभीर अध्ययन किया आपने इस पे। जो है, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, पिताजी की मैंने बताया कि पिताजी की उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पोस्टिंगें रही, उत्तराखंड में पोस्टिंगें रही, जहाँ जहाँ भी मौके मिले पढ़े। सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा गया, सेंट एंथोनीज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा गया, मुस्लिम इलाके में भी काफ़ी समय रहा गया, उनके बीच में जो है परवरिश हुई, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे भदोही हो, चाहे जहाँ भी हो। एक ऐसा भारत जो बहुत विविध है, बहुत ही बहुआयामी भारत है, उसमें अपना बचपन बीता। जो है, मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी बात है, बड़ा 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 रुचिकर प्रश्न है। जब 2008 का भी मैंने जब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बोर्ड में मुझे याद है कि जो बोर्ड था वो साउथ के चेयरमैन थे और मेंस में मेरे मार्क्स अच्छे थे और इंटरव्यू में मैंने लगभग सब कुछ किया और मुझे कह सकते हैं संतुष्ट था मैं इंटरव्यू से कि ठीक है, सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जब मैंने उसका इंटरव्यू जब हुआ, फाइनल जब रिजल्ट आया, तो पहले कि मुझे इंटरव्यू बड़े कम नंबर मिले, जो मुझे आउट ऑफ 3 105 मिले। अब इसको लेके जो हमारे आसपास के दोस्त, हमारे मित्र, हमारे जो परिजन, जो हमारे शुभचिंतक थे, उसने कहा कि देखिए पंकज जी, आप हिंदी माध्यम से आपने लिखा है और इंटरव्यू दिया है, अब आपको अंग्रेजी माध्यम से ट्राई करना चाहिए। अगर आपको एक्चुअल में सिलेक्शन पाना है तो। ये प्रश्न पंकज चौधरी के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि जिस संविधान ने पंकज चौधरी को कहा कि तुम हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, उसके लिए बाध्य हो जाना कि नहीं, मैं अंग्रेजी में ही लिखूँ, अंग्रेजी में ही बोलूँ, अंग्रेजी में इंटरव्यू दूँ, तभी मैं सफल होऊंगा। तो ये बड़ा विरोधाभास है। जो मुझे 1-2 महीने तक काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, आप छोड़ो, आप अंग्रेजी में अगली बार इंटरव्यू देना, इंग्लिश मीडियम में लिखो आप। जो हमने कहा भाई, जिस व्यक्ति ने बचपन वैसे परिपेश में गाँव ग्रामीण उसमें बिताया हो, एक सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर जैसे जहाँ पे आचार्य हुआ करते हैं, वहाँ बिताया है, और आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं एकाएक अंग्रेज बन जाऊँगा और मैं तुरंत फटाफट अंग्रेजी बोल दूँगा। जितनी अंग्रेजी मुझे ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत हमारे एक सिविल सेवक के रूप में है, उतनी मुझे आती है, उतनी लिखनी आती है, उतनी बोलनी आती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं जिसमें अभिव्यक्त में ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकता, और मैं अभिव्यक्त में इसलिए करूँ कि मुझे नंबर ज़्यादा मिले, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। और संविधान की जो बात है या जो हमारा राइट्स हैं, उसका ही उल्लंघन होता है।
आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने सबको दरकिनार करते हुए मैंने कहा मैं अगली बार फिर दूंगा और पूरे विश्वास के साथ दूंगा कि मैं इसी यूपीएससी से, इसी माध्यम से मैं एक दिन चयनित होऊंगा। और मैं जिस साल पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का बोर्ड था, उस बोर्ड में मैंने दिया और मुझे याद है कि पूरे 35 मिनट के इंटरव्यू में कम से कम, हिंदी इंग्लिश की बात अलग है, ये बात जरूर वहाँ पे एक रुचिकर हो गया कि भैया आप आईएएस छोड़ के आईपीएस क्यों ले रहे हो जे? आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में काम कर रहे हैं, आपके यहाँ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहाँ आईएएस ऑफिसर बैठते हैं, तो आपको तो चॉइस आईएएस ऑफिसर बनने की होनी चाहिए। ये करीब 5 बार इंटरव्यू में पूछा गया और मुझे याद है कि जो भी हमारे घटनाक्रम थे, जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई थी, बहुत सी बातों को मैंने रखा, बेबाकी से रखा जो है। और मुझे याद है कि जब मैं इंटरव्यू दे के निकला तो मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं था, मुझे लग रहा पता नहीं ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा, जब ये रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद करीब 5-7 दिन के बाद वेबसाइट पे नंबर आते हैं जो, तो हमारे एक मार्गदर्शक हुआ करते थे उस समय, वो उनका फ़ोन आया, वो कहीं उत्तराखंड में कहीं छुट्टियों पर गए थे जो, तो बड़ा उन्होंने फ़ोन किया, पंकज जी बताओ यार, सिलेक्ट हो गए, सब कुछ हो गया, आईपीएस बन गए, बड़ा मज़े हैं, सब अच्छा है, बताओ नंबर कितने आए तुम्हारे इंटरव्यू में जो। क्योंकि उनकी जिज्ञासा कि हिंदी मीडियम में दिया हुआ है, पिछली बार बड़ा कम नंबर पाया था और इस बार इसकी रैंक बड़ी अच्छी आ गई है, फर्स्ट चॉइस इसको मिल गई, इसका मतलब नंबर इसको अच्छा मिला होगा जो है। तो उन्होंने फ़ोन किया और चूँकि नंबर मेरे पास था, तो मैंने ही जैसे ही उनको बोला कि सर 230 नंबर आए जो है, तो 30 सेकंड तक उधर से आवाज़ कट गई जो है, साइलेंट मोड में चले गए वो जो है। फिर क्या 230, दोबारा बताओ 130 या 230? हमने कहा 230 आया जो है। तो ये जो एक कह लीजिए कि आश्चर्यजनक तथ्य जो सामने लिखा और जो एक मिथक टूटा कि ऐसा नहीं कि हिंदी माध्यम में अगर आप दे रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर सकते। तो उस समय, उस साल पूरे देश में हिंदी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ अंक था। इनफैक्ट बोर्ड ने ये कह दिया कि इस बच्चे को आईपीएस बनना है, इसको आईपीएस बना दो, नंबर इतने दे दो कि ये अगर इसके मेंस में नंबर कम है तब भी आईपीएस बन जाए जो। तो इस तरह की चीज़ें हैं। संविधान आपको जो राइट देता है, अगर उस पर आप मजबूती से काम करते हैं तो आपको मौके मिलते हैं जी। आईपीएस बन गए हिंदी माध्यम से, ये बड़ी बात नहीं मुझे लगी। मुझे बड़ी बात ये लगी कि आप आईएएस क्यों नहीं बने इतने नंबर लेके। आईएएस के लिए लार टपकाते हैं, आईपीएस के लिए लार टपकाते हैं, आपने सब छोड़ा, आईएएस नहीं बने, लेकिन आईपीएस पंकज चौधरी क्यों बने, वो जो आज बवाले जान बन चुका है। देखिए, इसके लिए एक घटना मैं और बताऊंगा। मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं आ गया जीएसआरआई जो है, जहाँ पे जनरली तैयारी के लिए लोग आ जाते हैं दिल्ली में। मैं भी आ गया, प्राइवेट जॉब करता रहा और अपना वहाँ पे तैयारी करता रहा। उस समय याद होगा 2000 मूवी आई थी सरफरोश, आमिर खान की जो है। तो मैं रात में और मेरे मित्र जो लोग, इच्छा हुआ चलो आज मूवी देख के आते हैं, सरफरोश मूवी पोस्टर देखा कहीं अपने सड़कों पे, चलते हम लोग गए और शायद अल्पना टाकीज था, हम लोग देखा। उस मूवी को देखने के बाद एक तरह से रोंगटे खड़े हो गए जो है, सिर्फ 2 विषयों पे जो है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में चली रही थी जो है, कप्तान, पुलिस, अपराध, माफियावाद, पूर्वांचल, ये वो सब कुछ, ठीक है ना, दुर्दशा, व्यवस्था तमाम चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी जो। उस मूवी को जब देखा 2000 में, तो उस मूवी में जब आमिर खान का जो रोल था उसमें ये दिखाया कि साहब वो कह रहा है कि मैं आईएएस छोड़ के आईपीएस लिया। तो पहली बार वो क्लिक हुआ कि यार ये जो करेक्टर है वो आईएएस छोड़ के आईपीएस, अपने लिए भी क्वेश्चन हुआ कि यार आईएएस क्या है, आईपीएस क्या है, ऐसा क्या कर रहा है कि बड़ा मजबूती से बात को रख रहा है, वो रख दिया उसने। और फिर उसके बाद जो उसका किरदार देखा गया वो दिमाग में कहीं जाकर बैठ गया, आईपीएस का बैठ गया। हमें अभी कुछ भी नहीं पता है फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं उस समय एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे कुछ दिशा नहीं पता करियर की, लेकिन वो कहीं दिमाग में जाके बैठ गया। अब कैन यू इमेजिन कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि सृष्टि और ईश्वर आपके किस जगह आपको जाके हेल्प कर दे। अब जिस परिवेश पे वो मूवी बनी थी, वो बॉर्डर पे बनी थी, आपको याद होगा, और उस बॉर्डर के उस संबंधित इलाके में 2000 की घटना है। 2009 में मैं आईपीएस लेता हूँ, वही राजस्थान कैडर मिलता है और ज़िले की जो पहली पोस्टिंग हुई थी वही जैसलमेर एसपी मुझे बनाया जाता है। और जो आगे की जो घटना घटती है, जो वो फिल्मांकन 2000 में देखा गया सरफरोश में, उसी की एक रियल लाइफ आपको वहाँ पे 2013 में जैसलमेर में देखने को मिलती है। जैसलमेर का आपने जिक्र छोड़ दिया तो फिर अब बात यहीं से करें। पहली पोस्टिंग जैसलमेर, राजस्थान, भारत पाकिस्तान सीमा, बहुत ही संवेदनशील, सेना के लिए, स्टेट पुलिस के लिए।
तब तक पंकज चौधरी को बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसलमेर की पोस्टिंग ने आपको क्यों सत्ता के सिंहासन की किरकिरी बना दिया? क्या वजह थी? और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी उसमें पूरे कैसे आई? आप बताएंगे तो बेहतर होगा। देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न है। और चूंकि जैसा अपनी जर्नी मैंने बताई कि ईश्वर ने किस प्रकार एक मूवी ने प्रेरित किया और उसको वास्तव में परिणित करने का एक मौका दिया और आपको एक कमान संभाल दी। जो जैसलमेर में जैसा कि मैं जब मैं गया तो चूँकि एक सरहदी इलाका और फिल्मों में तो बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाके जब चीज़ों को आप उससे रिलेट करते हैं, उस तरह की प्रक्रियाओं को देखते हैं, उस प्रकार की घटनाक्रम को देखते हैं, तो जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा तो मुझे लगा ये मुझे याद है कि किसी प्रोग्राम में वहाँ के एमपी साहब, विधायक जी और हम लोग सब लोग मंच पे थे। तो किसी वक्ता ने बोला कि जैसलमेर बड़ा ऊँघता हुआ शहर है। जो ऊँघता हुआ शहर है, सुस्त शहर है। वो बात थी 2-3 महीने की बात थी। जो है मैं जैसलमेर ज्वाइन कर चुका था 2-3 एसपी पुलिस अधीक्षक एज एसपी मैंने 2-3 महीने का वहाँ कार्य कर लिया था और मैं पूरा जैसलमेर लगभग मैं घूम चुका था। लेकिन जो वाइब्रेशन मुझे नज़र आ रही थी, जो मैंने उस मन से बोला कि ये ऊँघता हुआ शहर नहीं है। जो इस शहर में तो कुछ ना कुछ है और ये शहर जो है इतना सुस्त भी नहीं है, इतना सोना भी नहीं है। जो है वो बात लोगों ने बड़ी गंभीरता से देखी कि भाई एसपी साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो है और उसके 3 महीने के बाद जुलाई 2013 की बात है, जब जो हमारी कुछ कार्रवाइयाँ हुई जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर की हिस्ट्री शीट खोली, सिटिंग एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो कौन एमएलए, क्या थे, गाजी क्या बवाल था वो सब? गाजी फ़कीर जो जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली, एक तरह से कह सकते हैं उनका एक साम्राज्य पूरे जैसलमेर में रहा। तमाम उनकी आपराधिक गतिविधियाँ सन 1965 में उनकी पहली हिस्ट्री शीट खोली गई, वो चलती रहीं। जो है क्या थे वो उस टाइम वहाँ जैसलमेर में? वो एक तरह से पीर पगार थे और एक वर्ग विशेष के कह लीजिए कि उनके धर्मगुरु रहे। ठीक है, धर्मगुरु होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका कार्यप्रणाली, आपकी क्रियाकलाप भी उसी हिसाब से होना चाहिए। जैसलमेर की पोस्टिंग में ऐसी बहुत सी तह तक हमें जाने का मौका मिला और एक समय के बाद 3-4 महीने के जांच के बाद, गहन जांच के बाद, गहन परीक्षण के बाद समझ में आया कि ये ऊँघता हुआ शहर नहीं है। जो यहाँ बहुत कुछ रेत के नीचे है। जब ये कार्रवाइयाँ शुरू की हमने, जुलाई की बात है, जब इन पे हाथ डाला गया, हिस्ट्री शीट खोली गई इनके बेटे के खिलाफ साले मोहम्मद जो तत्कालीन विधायक थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हमने। जो है उनके भाई के खिलाफ तो एक मैसेज ये चला गया वहाँ पे कि राजस्थान में कोई एक आईपीएस अधिकारी ऐसा भी हो सकता है जो सिटिंग एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। एक गाजी फ़कीर जिनका इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा उनका एक ओहरा है, उसके खिलाफ कोई हिस्ट्री शीट खोल दे। तो एक बगावत कह लीजिए, एक तरह कह लीजिए कि बिल्कुल आमने सामने वाली बात होगी। ठीक है, उस समय मुझे याद है कि तत्कालीन अशोक गहलोत जी की सरकार थी, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे उस समय। और इस घटनाक्रम के बाद मुझे 48 घंटों में वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद मीडिया में और जनता में काफ़ी आक्रोश हुआ। करीब महीने भर तक पब्लिक वहाँ, जनता सड़कों पर रही। मुझे याद है जब जैसलमेर से मेरा तबादला हुआ, मुझे अजमेर आना था, किशनगढ़, तो हमारे आईजी साहब का फ़ोन आया कि तुम वहाँ से पंकज सुबह आ जाना, दोपहर तक आप आ जाओ जोधपुर, ताकि शाम की विदाई आपकी हम जोधपुर में करेंगे। जैसलमेर में चूँकि माहौल थोड़ा सा पब्लिक सड़कों पे है, तो बेटर है कि आप आ जाइए। आपके खिलाफ नहीं, खिलाफ समर्थन, आपके समर्थन में पब्लिक चाहती थी कि आप जैसलमेर से शिफ्ट ना हो। पब्लिक का था कि इस एसपी को नहीं गलत हटाया जा रहा है, ट्रांसफर गलत कर दिया गया है और इनको नहीं हटाया जा रहा है। पब्लिक का अपना आक्रोश था उस समय। मुझे याद है कि मैं अपने बंगले से मैंने गाड़ी लगवा दी 7 बजे सुबह, डिप्टी एसपी आ गए रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से जोधपुर करीब 5-6 घंटे का रास्ता है। आई साहब का निर्देश है कि भाई आप आ जाइए दोपहर तक, ताकि शाम को आपकी विदाई करेंगे। जैसे मैंने विदाई करना उचित नहीं है, और फिर हम विदाई एक और अधिकारी की जोधपुर में करनी है, उनको करके और फिर आप अपनी नई पोस्टिंग पे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो तो मुझे याद है कि मैं 7 बजे निकलने की कोशिश की और जैसलमेर में लोगों ने ऐसा घेरा कि मैं 4-5 घंटे से उनसे बाहर नहीं निकल पाया। और उसके बाद जब पोखरन जो हमारा बॉर्डर है जैसलमेर का, वहाँ पहुँचते तो करीब 15,000 की भीड़
ने हमारे परिवार को रोक लिया कि साहब हम आपको जाने नहीं देंगे। जो नारे लग रहे हैं और तमाम लोग जो है, ठीक है, उसमें हर वर्ग के लोग रहे, ठीक है, लेकिन हमने बोला कि कोई नहीं, तो सरकार का आदेश है, मुझे पालना करना और मुझे जोधपुर पहुंचना है क्योंकि आई साहब ने बुला रखा है। मैं रात को पहुंचा हूँ जोधपुर, विदाई हुई है, ठीक है, तमाम चीज़ें हुई, ठीक है, वो एक एक क्रियाकलाप था, एक घटनाक्रम था, उस घटनाक्रम से निकल गया। लेकिन आज भी जब मैं सोचता हूँ तो ये नज़र आता है, और जब उस समय की जो परिस्थितियाँ थी जिसमें कि दबाव, प्रत्यारोप, आरोप कि आपको क्या करने की ज़रूरत थी, जो है आपके पहले 65 एसपी थे, उन्होंने नहीं हाथ डाला, आपको हाथ डालने की आवश्यकता थी, जो है। मतलब आप जैसलमेर में जी, पहली पोस्टिंग में ही एसपी रहते हो आग से खेल गए थे नेताजी पे हाथ हाँ, डाल के। कई लोगों का ये कहना था कि नहीं करना चाहिए, तुम्हारा बड़ा कैरियर है, लंबा कैरियर है, जो है। तो कई लोग से मेरी अपने सीनियर अधिकारियों से मेरी थोड़ी सी बहसा-बसी भी हुई। हमने कहा, सर मैं आईपीएस अधिकारी, आईएएस छोड़ के आ रहा हूँ, जो है। मैं अपराध को मैंने बड़े करीब से देखा है पूर्वांचल में, जो है। अब मैं इस पद पे रह के मैं चूँकि इस पद पे आ गया हूँ, अब मैं कहूँ कि नहीं साहब मैं तो बड़ा अवसरवादी टाइप से रहूँगा, मैं तो अपना आराम से गुडी-गुडी और आराम से बैठ के अपनी नौकरी करूँगा, और मैं अपने आमने-सामने अगर मुझे कुछ देश विरोधी गतिविधियाँ दिखें, आपराधिक गतिविधियाँ दिखें, बदमाश लोग दिखें, तो मैं आँख बंद कर लूँ क्योंकि मुझे यहाँ बने रहना है, जो है। हमने कहा, सर मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं गँवारा नहीं है, और मेरा ना उसूल है, जो है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा तबादला हो जाएगा, मुझे जो भी हो मैं मंजूर है। लेकिन मैं चुपचाप बैठ जाऊँ और मैं सारी चीज़ों को आँख मूंद लूँ, ये संभव नहीं है, जो है। बहुत वैसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे पहले 65 एसपी रहे, उन्होंने तो कभी हाथ नहीं डाला, जो है। हमने कहा नहीं डाला, कोई बात नहीं, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता है, व्यक्तिगत उनकी सोच है, जो है। मेरी सोच नहीं है, मेरी अगर सोच यही होती तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में 8 साल नौकरी की है, मैं वहाँ कंटिन्यू करता, जो है। पंकज जी, कुछ आईपीएस लॉबी ही ये कहती है कि जैसलमेर की पहली पोस्टिंग पुलिस अधीक्षक के रूप में वहाँ के सिटिंग विधायक, उनके पिता, उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिमाकत करके पंकज चौधरी ने अपने आईपीएस कैरियर के शुरुआत में ही खुद पांव पे कुल्हाड़ी मारी। वे कौन लोग हैं जो ये कहते हैं? देखिए, अब किसी व्यक्ति के किसी को टारगेट करना ठीक नहीं है, लेकिन एक ये मान सकते हैं कि एक जो अच्छा खासा वर्ग है, जो है बड़ा वर्ग है, वो कहीं न कहीं इससे असंतुष्ट था। और चूँकि इस तरह की घटना कभी राजस्थान में हुई नहीं, जो है। सिटिंग एमएलए के खिलाफ मुझे लगता है कि पूरे देश में भी सिटिंग एमएलए के खिलाफ दर्ज करना इतना आसान काम नहीं होता, जो है, किसी एसपी के लिए, जो है। जबकि आपको ऊपर से कोई डायरेक्शंस ना हो, ऊपर से निर्देश ना हो, खुद के अपने गट्स पे, खुद के अपने विवेक से किसी के खिलाफ करना, ये मुझे लगता है कि बड़ा रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, जो। ठीक है, लोगों को लगा होगा कि ये बड़ा अलग तरीके का एक घटनाक्रम हो गया है, जिसमें एक साथ कई चीज़ें हो गई। गाजी की हिस्ट्री शीट हो गई, सिटिंग एमएलए के खिलाफ मुकदमा हो गया, उसके भाई के खिलाफ मुकदमा हो गया। ये पंकज चौधरी अपने लिए नहीं कर रहे थे, ये उनका जुनून था, ये उनका जज्बा है कि ठीक है, मैं इस नौकरी में आया हूँ, आईएएस छोड़ के, तो मैं कुछ करने के लिए आया हूँ। मैं अब एक ऐसी व्यवस्था में रहना चाहता हूँ जहाँ मुझे आपराधिक और दबंग और बदमाश दिखेंगे, चाहे किसी भी लेवल का हो, जो है, उसमें मैं समझौता नहीं करूँगा, जो है। शायद ये एक भनक सभी को लगी कि ये ऐसा शख्स है जो गाजी पे हाथ डाल सकता है, वो किसी पे भी हाथ डाल सकता है। एक अनचाहा डर कह लीजिए, एक संदेह कह लीजिए, बहुतों में लगा होगा कि ऐसा परिपाटी राजस्थान में नहीं दिखती, ऐसा कार्यप्रणाली अधिकारियों की राजस्थान में नहीं पाई जाती, जो है। गाजी जैसे पॉलिटिशियन, हिस्ट्री शीटर और उसके आसपास जो दायरा था स्मगलिंग का, जो पाकिस्तान तक लिंक थे, क्या आपको ये सब पता था कि आप सीधे आग से खेलने जा रहे हैं, या बाद में आपको पता लगा कि आप आग से खेल गए, गलती हो गई? नहीं, हमारे जाने के बाद कि मुझे याद है कि 2013 फरवरी में ज्वाइन किया था। तो जिस दिन ज्वाइन किया था वो एयरपोर्ट पे ही हमारी मुलाकात हुई। उस समय पीएम, तत्कालीन पीएम माननीय मनमोहन सिंह और तमाम उनका एक हमारे यहाँ एक इवेंट था एयरफोर्स का, जिसमें सारे अधिकारी और सब लोग मौजूद थे। तो मैं पहले दिन ही ज्वाइन किया मैंने। वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग वाइट कपड़ों में, करीब 7-8 लोग आए और एयरपोर्ट पे सीधा उनका मिलना हुआ सबसे। तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने अपने स्टाफ से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं अभी जस्ट इस प्रोग्राम में आए हैं। तो उन्होंने बताया, साहब ये तो गाजी फ़कीर है, ये सिटिंग एमएलए। उस समय तो मेरी जान पहचान नहीं थी, जो है। और ये लोग, तो फिर मैंने इंटरनली पता किया इंटेलिजेंस से और अपने उससे, तो कहा साहब ये तो अभी वहाँ से रहीम यार से आ रहे हैं पाकिस्तान में, इनका वहाँ पे फार्म हाउस है, वहाँ पे इनका घर है, आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। और ये अभी जो है सीधे वो एयरपोर्ट पे जैसलमेर में ये वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने देखा कि थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश की,
तो मुझे एक बड़ा कुआं दिखाई दिया उसमें जो एक स्पेशल 11 की टीम हमने बनाई, बहुत सी हमारे ऐसे अभियान चलाए हमने। इसके अलावा ऐसा नहीं कि हम इस पे हाथ डाल रहे थे, इसके साथ साथ हम पैरेलली एक ऑपरेशन वेलकम चलाया गया, जिसमें कि जो भी विदेशी टूरिस्ट या स्थानीय टूरिस्ट बाहर से आते थे, उनको लपके जो होते थे, लपके एक देखेंगे ऐसा टर्मिनोलॉजी था वहाँ पे, जो सपोज आप गुजरात से कोई व्यक्ति जा रहा परिवार के सहित जैसलमेर घूमने, लपका ऐसा एक बिरादरी थी, जो बाइकर्स थे, जो करते क्या थे कि इनको उस गाड़ी को आपको पोखरन या कहीं और से हाईजेक कर लेते थे, और जैसलमेर आने के बाद वो तय करते थे कि इस होटल में आप जाओगे, कहाँ पे आप क्या करना है, कहाँ पे आप घूमने जाना है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से आप हाईजेक कर लिए गए। ये बीमारी बड़े लंबे समय तक जैसलमेर रही। मुझे आज भी याद है कि कुछ समय के बाद ही, मतलब महीने भर के अंदर ही अशोक गहलोत जी का आना हुआ था जैसलमेर, और एयरपोर्ट पे जब उनको छोड़ने गया तो एयरपोर्ट में जाते समय उन्होंने मुझसे बोला कि एसपी साहब, यहाँ लपकों की समस्या बहुत ज़्यादा है, उस पर ध्यान दीजिए ज़रा। मैंने कहा ठीक है सर। अगले दिन ही मैंने ऑपरेशन वेलकम चालू किया, और तब चालू किया उस पर जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई, तो जो लपके थे वो किसी वर्ग विशेष के, किसी द्वारा संरक्षित लोग थे, उन पर जब हाथ डाला गया तो एक बवाल उठा पूरे जैसलमेर में। हालांकि ठीक है, हाँ, टूरिस्टों को बड़ा फ़ायदा हुआ, आम जनता को बड़ा फ़ायदा हुआ, दुकानदारों को बड़ा फ़ायदा हुआ, उनको महसूस हुआ कि चलिए हमारे बीच में कम से कम कोई है जो हमारी व्यवस्था को बनाए हुए जो है, उस पर काम किया गया। हम पूरे बॉर्डर पे, हमारे सीमांत इलाके में हम लोगों ने काफ़ी उस पर काम किया। दारू की बड़ी समस्या थी वहाँ पे, रात जैसलमेर में रात के 8 बजे के बाद दारू की दुकानें खुला रहती थी, और महिलाएं बड़ी पीड़ित थी, बच्चियाँ बड़ी पीड़ित थी। जो है मेरी हमेशा वो रही है कार्यशैली की, जहाँ भी रहता हूँ मैं, हमने एक हमने वो शिकायत पेटिका हर जगह लगवाई जो है। उस शिकायत पेटिका के लिए बड़ा मुझे फ़ायदा मिला जब ये विषय मेरे पास आने लगा कि साहब यहाँ की महिलाएं बड़ी पीड़ित हैं दारूबाजों से जो है। ये रात को 12-12 जैसलमेर में कहीं भी पीते हैं और मार झगड़ा करते हैं, घर पे जाके पत्नी के साथ लड़ते हैं, बच्चियों के साथ मारपीट करते हैं जो है। मैंने फिर पाबंद कर दिया कि 8 बजे के बाद किसी भी दारू के ठेके पे जो है दारू नहीं बिकनी चाहिए। और मैं खुद, मुझे याद है कि मैं सिविल ड्रेस में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पे जाके मैंने दबिश देनी शुरू की, और मैंने बहुत लोगों को पकड़ा, और मुझे लगा कि पकड़ने से, कार्रवाई करने से तो एक आंकड़ा बन सकता है जो है। लेकिन मैंने शुरू में क्या किया कि एक मैसेज देने के लिए कुछ ऐसे लोग का, जो लोग दारू पीते थे, बदमाशी करते थे, हैबिचुअल थे, उनके अगले दिन मीडिया में फ़ोटो आती थी ये 5 लोग बस अड्डे पे पकड़े गए दारू पीते हुए रात के 11 बजे। जब 2-3 चीज़ें जैसलमेर में फैली तो लोगों को डर हो गया कि अरे ये तो कार्रवाई भी कर रहा है, ये मुकदमा भी दर्ज कर रहा है, और ये एक्सपोज भी कर दे रहा है जो है। आप विश्वास नहीं करो, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो आके किसी ऐसे की जगह दारू पी ले। और महिलाओं ने, कई बार तो ऐसा हो गया कि कई बार महिलाओं ने बोला कि अगर अब दारू पी के आए तो मैं एसपी साहब को तुरंत कॉल कर दूंगी। तो इसका प्रभाव पड़ा। मतलब आप जैसलमेर में वहाँ की स्थानीय महिलाओं जो पीड़ित थी अपने शराबी पतियों से, उनके रॉबिन हुड हो गए थे। हाँ, तो नहीं, रॉबिन हुड नहीं, मतलब एक तरह का मैसेज हो गया था कि वो एक तरह से बेबाकी से कह सकती थी, शिकायत पेटिका उनकी में उनकी सूचनाएं आती थी। और रात में सपोज कई बार तो मेरे पास कॉल ऐसी है जिसमें 12-12:30 बजे किसी कॉल आया कि साहब देखिए आज ही पी के आ गए जो है। तो उस पर भी ग्राउंड लेवल पे जब काम हुआ तो कुछ समय के बाद चीज़ें नियंत्रण हो गई, जो भी इस तरह की व्यवस्था है तो ख़त्म हुई। दारू का जो अड्डा था जैसलमेर, वो चीज़ें बंद हुई। जो लोग दारू पीते थे या जो भी, तो उनको ये बोला गया कि भैया ये आप घर में जाके पियो, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। आप दारू बाहर पीते हो तो आप क्राइम को बढ़ावा देते हो, एक्सीडेंट को बढ़ावा देते हो, और साथ में एक असुरक्षा को भी बढ़ावा देते हो। यानी कि पंकज चौधरी ने ये साबित कर दिया, जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक रहते हुए पहली पोस्टिंग में, सिटी हेड के, शहर के, जिले के, कि अगर पुलिस चाहे तो छोटे से लेके बड़े अपराध तक को नियंत्रित करके खत्म कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता इसलिए नहीं है क्योंकि जिस डेडिकेशन की डिमांड इस पुलिस डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति से मांगी जाती है, एक जवान से लेके एक उस डिपार्टमेंट के शीर्ष तक, जो मनसा, जो डेडिकेशन, शायद वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में अव्यवस्थित होती है। इसी को शायद कहते हैं पुलिस निकम्मी हो गई है। मतलब जिस चीज़ को लेके वो करना चाहता है, करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, अपराध के विरुद्ध काम करने, कहीं ना कहीं जो अड़चनें आती हैं, जो उसकी दिशा को घुमाती हैं, उसको जो लिंगर ऑन करती हैं जो है, उस पर जो प्रभाव दबाव जो पड़ता है विभिन्न माध्यमों से जो है, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो एसीपी हो, डिप्टी एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, आईजी हो, तमाम हायरार्की पे जो दबाव आते हैं, और उस दबाव पे जो व्यक्ति विशेष जो उस पद पर बैठा हुआ है,
अगर उस रोल को प्ले नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस वर्दी के साथ न्याय नहीं कर रहा जो है। और मैं कई बार अपने राजस्थान में कई ऐसी जगह में बात करता हूँ, मोटिवेशन स्पीच में बोलता हूँ बच्चों के बीच में कि कल को आप थानेदार बन रहे हो, कल को डिप्टी एसपी बन रहे हो और थाने पे बैठ के अगर आप न्याय करते हो और आप सोचो कि मैं इस जाति का व्यक्ति हूँ और मैं इसी जाति को न्याय करूँगा, बाकी जाति को मैं ध्यान नहीं दूंगा, तो आप उस पर न्याय नहीं कर रहे हो। तो एक बड़ा पद है, बड़ा एक जिम्मेदारी वाला पद है पुलिस का। इस दौर में संक्रमण का दौर है, बड़ा एक चैलेंजेस है पुलिस के लिए जो है। एक पुलिस के एसएचओ को मैं मानता हूँ कि वो एसएचओ एक ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे जो 24 घंटे हर प्रकार के दबाव से जूझते हुए अच्छा करने का प्रयास करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल उसमें कुछ लोग ही हो पाते हैं। बाकी लोग उस समझौते वादे उर्क में, दबाव में बातें आती हैं कि साहब फला प्रेशर था, फला पॉलिटिशियन का प्रेशर था, फला था, इस एफआईआर में ये तो एक्चुअल है लेकिन हो ये रहा है, इस मुकदमे में ये तो न्याय होना चाहिए, हो ये रहा है। पुलिस महकमे में करप्शन ऊपर से शुरू होता है या सिपाही से नीचे से ऊपर चलता है? देखिए, समाज में किसी भी विंग में जो करप्शन है वो प्राचीन काल से ही रहा है जो है। आप प्राचीन काल से, मध्यकाल से आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे, करप्शन हमेशा रहा है, क्राइम हमेशा रहा है जो है। मेरा मानना है करप्शन और क्राइम ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं हो सकती जो है। आप उसको कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव कम कर सकते हैं, और प्रभाव को कम करने का एक ही तरीका हो सकता है, पारदर्शिता, दूरदर्शिता और आपकी मंशा जो है। तीनों ही नहीं है पुलिस में, राइट। तो अगर आप पारदर्शी नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप समाज से क्राइम और करप्शन खत्म कर पाएंगे जो है। दूरदर्शिता नहीं है आपके पास, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप हम विकसित भारत की बात करें, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, हम एक अच्छे समाज की बात करें और उसकी नींव अगर हम आज ना रखें तो मुझे लगता है कि सिर्फ कहने वाली बातें रहती। आपने कहा इतिहास से चला आ रहा करप्शन, क्राइम, तब नहीं सुधरा तो आज 20 साल बाद, 30 साल बाद कैसे सुधर जाएंगे? फिर वही बात आई कि पुलिस सिस्टम जो है वो कुत्ते की सी पूंछी, टेढ़ी पूंछ है जो कट जाएगी, सीधी नहीं होगी। देखिए, इस टर्मिनोलॉजी को तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, आपका अपना वो सोच है, इसमें आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिसिंग में आज भी अगर देखें कोरोना टाइम के बाद जो पुलिस का जो चेहरा निकल के आया कोविड के टाइम में जो है, आपने देखा कि सड़कों पे पुलिस, नर्सिंग कर्मी, डॉक्टर्स, इन्होंने जो भूमिकाएं निभाई, उन्होंने इसके एक चेहरे को एक अलग तरीके के रूप को सामने रखा है जो है। और जनता भी इसी रूप की क्यास लगाती है। पुलिस वाला जो है वो, उससे मैं आस रखूं, उससे मैं सुरक्षित रहूं, सुरक्षा की भावना रहे। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं जो हमारे समाज में होती हैं और उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता है और ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें पारदर्शी नहीं हो पा रही हैं, प्रशासनिक उसमें, पुलिस में, अन्य विंग में जो चाहते हैं वो न्याय नहीं हो पा रहा है। न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो है पुलिस की जो भूमिका है, आप कोर्टों में भी जाते हैं तो कोर्टों में भी आप देखेंगे बहुत से एफआईआर्स में कोर्टें फटकार लगाती हैं जो है, जांच पे फटकार लगाती हैं जो है। वो उस मंशा को समझती हैं कि आप इस मैटर में ये आपकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपने ये कार्रवाई की जो है, आपको ये तथ्य लाने चाहिए थे, आपने ये तथ्य नहीं लाए, आपको ये सबूत रखने चाहिए, आप ये सबूत नहीं रखा। तो ये कहीं न कहीं हमारे समाज में हर समय परिलक्षित भी होता है और समाज में इसका सकारात्मक नकारात्मक रूप निकल के आता है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो हमें पारदर्शी होना पड़ेगा, हमें दूरदर्शी होना पड़ेगा और हमें कहीं न कहीं जनोमुखी होना पड़ेगा। ये पंकज चौधरी जी, आप कह रहे हैं, मैं भी मानता हूं, जनता भी रोती चिल्लाती है सड़क पे, लेकिन इसके बाद भी पुलिस सुधरने को तैयार नहीं। पुलिस अपनी छवि के लिए, खराब छवि के लिए खुद जिम्मेदार है या जनता उसको बदनाम करती है? देखिए सर जी, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की पुलिसिंग हम लोगों ने अंग्रेज़ों के समय देखी और आज़ादी के बाद धीरे धीरे सने सने जो बदलाव आए हैं, जो मॉडर्न पुलिसिंग की बात हो रही है, जिसे कम्युनिटी पुलिसिंग की बात हुई कि जनता और पुलिस के बीच का जो गैप है उसको कम किया जाए, हम सर्विस डिलीवरी देने वाले बने, हम किसी पीड़ित के लिए, किसी गरीब के लिए उसको राहत देने वाले बने। वो तभी संभव होगा जब एक प्रकार का जो ढांचा है ऊपर से नीचे तक, जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे स्टेट का मुखिया है, अगर वो वाकई में संवेदनशील होके और इस पुलिस को एक फ्री हैंड टाइप से दे
और ये कहे कि नहीं, जो पीड़ित हैं उनको न्याय होना चाहिए, किसी भी स्तर पर न्याय होना चाहिए, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप काम करिए, आपके साथ फ्री हैंड है, आपको हम कहीं भी हम आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे। लेकिन जब कुछ घटनाएं होती हैं कि जो संबंधित व्यक्ति, अधिकारी, जवान जब प्रताड़ित हो जाता है इस सिस्टम में रहते हुए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव जनता के बीच में वो जाता तो है। आप सबसे बड़े उदाहरण है। पंकज चौधरी ने जैसलमेर में सफेद पोश माफिया, ड्रग का धंधा, काला कारोबार करने वाले नेताजी के खिलाफ जब चार्जशीट, गैंगस्टर हिस्ट्री शीट खोल दी, तो आपको ट्रांसफर कर दिया गया हवलदार सिपाही के। आप थाने चौकी क्या बात करेंगे, कैसे सुधरेगी पुलिस? बिल्कुल, ये वही इसी व्यवस्था की बात हो रही है, इसी व्यवस्था अव्यवस्था के बीच की जंग की बात मैंने आपसे की है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत जो है विविधताओं से भरा देश है, और इस देश में बड़ी 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 संभावनाएं छिपी हुई हैं। पंकज जी, कोई संभावना अमल में नहीं आ पा रही है। मैं आपकी कहानी सुने बैठा हूं, आप खुद इसके ब्रैकेट में हैं। पंकज जी, बाहर तो जाइए नहीं। मुझे तो पंकज चौधरी से बेहतर उदाहरण पुलिस की अव्यवस्था का शिकार कोई नहीं मिलेगा। समाज जिसके साथ है, जिसको रोकने के लिए जैसलमेर में भीड़ लग जाती है, 15,000 की पब्लिक घेर लेती है कि इस एसएसपी को नहीं जाना चाहिए, वो एसएसपी ट्रांसफर कर दिया जाता 48 घंटे के अंदर। आप कहते हैं थाने चौकी की अव्यवस्था है, सुधर जाएगी। कौन सुधारेगा? सुधारने वाले ही जब बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आप बात से मेरी सहमत है? नहीं नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल हूँ कि इस तरह के जो उदाहरण हैं, चाहे मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर लेता हूँ, चाहे मैं सिर्फ पंकज चौधरी छोड़ दीजिए, हाँ। मैं खेमका साहब की बात करता हूँ, अशोक खेमका, ऐसे बहुत हरियाणा वाले, बहुत से अमिताभ ठाकुर यूपी वाले, जिसने मोर्चा लेने की कोशिश की, जो नक्शे कदम पे शासन के चला, जो लिखा है, वो शिकार हुआ है। आप किससे उम्मीद करते हैं पुलिस व्यवस्था सुधारने की? बिल्कुल सही बात है, गंभीर प्रश्न है। और ऐसे जो उदाहरण से हैं देश प्रदेश में जो है, बहुत से लोगों ने फाइट किया है। जो मैं भी मेरा भी एक छोटा संघर्ष इसमें मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। इस संघर्षों को लेके रूबरू हो रहे हैं, इन पे बातें हो रही हैं। जो है समाज के बीच में हम लोग हैं, बहुत से लोगों को मोटिवेशन भी है, बहुत से लोगों के लिए हम अखरती भी हो गए। हम बहुत से लोगों के लिए एक कह लें कि एक बाधक के रूप में भी नज़र आते होंगे कि साहब ये सिस्टम में ऐसा क्यों करते हैं, सिस्टम में पारदर्शी सिस्टम की बात क्यों करते हैं, जो है जवानों की क्यों बात करते हैं, जनता की क्यों बात करते हैं। ठीक है, अपना व्यक्तिगत है हर आदमी का। लेकिन पंकज चौधरी कहें तो लोकसेवक पंकज चौधरी इसीलिए बने थे, इसीलिए बनना चाहते थे कि वो जनता की आवाज़ बने, जनता के को राहत दे पाएँ, जिस स्तर पर दे सकते हैं। जो है नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था, अच्छे प्रमोशन मिलते मुझे, मैं दिल्ली रहता आराम से। जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, जो है मैं दिल्ली छोड़ के मैं राजस्थान गया। जो है पंकज चौधरी जी कहते हैं कि लोक सेवक अगर चाहे तो संविधान की रक्षा बहुत अच्छे से हो सकती है। संविधान अच्छा है, उसको लागू करने का जज्बा जिनमें होना चाहिए, जिन लोगों को करना है, वो कहीं थोड़ा सा किन्हीं परिस्थितियों के चलते वो नकारात्मक हैं। इसलिए सकारात्मक तो हो ही नहीं सकती। सकारात्मक हो तो लोक सेवक जो है उसको इतनी ताकतें हैं संविधान में कि वो रगड़ के रखते करप्शन को और करप्ट लोगों को। लेकिन वो जैसी कोशिश करता है पंकज चौधरी जैसी, वैसे खुद लिपट जाता है। नहीं तो इसमें देखिए कुछ उदाहरण हैं। मैं तो अपने खुद के व्यक्तिगत से बोलूँ, इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मैं जा रहा हूँ। जो है इस देश में न्यायिक व्यवस्था भी है, एक तरीका भी, किसी भी गलत चीज़ को, गलत विंग को, गलत लोग के खिलाफ मोर्चा खोलने के का मतलब ये नहीं था कि आप उनसे हाथापाई करें, उनसे आप अभद्र भाषा में व्यवहार करें। न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग करें। हाँ ठीक है, उसमें समय लगता है, उसमें थोड़ा सा आपको संयम बरतना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया में अगर आप पूरी प्रॉपर तरीके से न्यायालय में चीज़ों को रखते हैं, गलत चीज़ों पर रखते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो अभी रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ। जयपुर में एक आरएस ऑफिसर हैं जिनका कुछ समय पहले एक ऑडियो क्लिप आया जिसमें कि पाया कि वो खाद्य सुरक्षा में अतिरिक्त सुरक्षा आयुक्तों को गवर्नमेंट ने नियुक्त किया था साल भर पहले। ठीक है, बड़ी अच्छी कार्रवाई चल रही थी जो जयपुर में, जो है जिसमें कि 5 स्टार होटलों पे भी छापेमारी हो रही थी, तमाम होटलों पे। और अच्छा मैसेज है कि ठीक है भाई, कोई आदमी जो है मिलावट को रोक रहा है। कोई विंग जो है खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हो गई है राजस्थान में, विशेषकर जयपुर में। और तमाम जो पनीर, 1000 किलो पनीर जो है नष्ट किए जा रहे हैं, 1000 टन घी नष्ट किए जा रहे हैं। एक अच्छा मैसेज जा रहा था। एकाएक समझ में आता है कि कुछ समय के बाद जो उसका एक शीर्ष अधिकारी है, वो उसकी एक वीडियो ऑडियो आती है इसमें कि वो मिलावटखोरों से साठगांठ कर रहा है कि मेरे को
इतने पैसे दे दो या इतना कर दो और मैं रेड के पहले सामान हटा लेना, मैं इसको सेट कर दूंगा। ये जब घटना आई तो घटना ने उस पूरे प्रयास को, अभियान पे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया जो है। इसमें वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा उस अधिकारी के खिलाफ, एंटी करप्शन ब्यूरो को, कि भाई इस पर कार्रवाई कीजिए, ये तो बड़ा गंभीर विषय है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी भी बनती है। 3-4 महीने चीज़ें वैसी चलती रही, वो अधिकारी उसी पद पर बैठे रहे। तो बैठे रहने से ये हुआ कि स्वास्थ्य मंत्री ने लिख दिया, प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि ये गलत गतिविधियों में लिप्त है, दिखा कुछ और रहा था, पीछे कुछ और हो रहा है, नेक्सस बड़ा है, पब्लिक को दिखाना कुछ है और पीछे कुछ और चल रहा है। तो पंकज चौधरी ऐसा व्यक्ति जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसे क्या पड़ी कि उस जगह पे जाके अपनी टांग अड़ाए। लेकिन लगता है कि मैं उसी समाज का व्यक्ति हूँ, उसी जयपुर का व्यक्ति हूँ। अगर हमारे आसपास में इस तरह की मिलावट हो रही है और इसमें इस तरह का विभाग जिसको कि काम ही है इसको देखना, और वो चुप बैठा हुआ है या वो मिल चुका है, तो हम सुरक्षित नहीं है। मैंने एक पत्र चीफ सेक्रेटरी महोदय को लिखा और खाद्य सुरक्षा आयुक्त जो हमारे IAS ऑफिसर, उनको लिखा। मैंने बड़ी सहज भाषा में लिखा कि साहब देखिए, आम जनता का जो आम जनता बड़ा विश्वास करती है। अभी जो कार्रवाइयाँ हुई प्रदेश में पिछले 6 महीने में, उससे बड़ा लोगों में लगा कि चलिए कोई ऐसा विंग है जो हमारे खाद्य पदार्थों की मिलावट किसी छुपी नहीं है। जो हमारे मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत जी, जो है वो पहले स्वास्थ्य सचिव रहे हैं जो भारत सरकार में। जो उसमें एक लाइन मैंने ये भी लिखा कि महोदय आप स्वास्थ्य सचिव रहे हैं और पूरे देश में मिलावटखोरों के विभिन्न आयामों से आप अवगत हैं। जो है आपके लिए कोई नया विषय नहीं है। लेकिन राजस्थान में मुख्य सचिव होते हुए और आपके सामने एक घटना आई जिसमें एक स्वास्थ्य मंत्री ने ACB को मामला दर्ज कर लिया, वो अधिकारी आज भी उसी जगह बैठा हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि एक जो न्याय होते हुए दिखना में वो बड़ा एक फर्क है, गर्व हो, मतलब एक तरह से करें कहीं ना कहीं पारदर्शिता हमारी प्रभावित हो रही है और जनता का जो विश्वास है। क्या जवाब आया? जब तो मैंने उसको लिखा और मैंने, ठीक है, मैं मेरा काम था लिखना, मेरा एक आक्रोश था। मैंने एक लेटर उनको लिखा इस उम्मीद के साथ, ठीक है मेरा पत्र हो सकता है कि इसमें कुछ योगदान दे सके इस विविधा में। मुझे याद है कि उसके बाद उनकी तरफ से लेटर आया और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने इस पर संज्ञान लेते हुए प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य को बोला कि इनका रिकॉर्ड और तमाम चीज़ें प्रस्तुत की जाएँ। जो और अभी जस्ट मतलब 14 अगस्त को मैंने लेटर लिखा था और अभी कल परसों के लिए शाही उस अधिकारी को हटा के कहीं दूसरी जगह भेज। तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में आप बाहर से या अलग तरीके जहाँ का आपका प्रोटोकॉल नहीं है, जो है वहाँ भी आप कारगर हो सकते हैं, तब जब आप जनता के लिए बात करने की प्रयास करते हैं कि साहब इसमें जनहित सर्वोपरि है, जनता का इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए और इस विभाग की जो गरिमा है जो बनाई गई है उसको कंटिन्यू रखिए। त्योहारों का समय है, आने वाले समय में दिवाली आनी है, होली आना है, तमाम तरह के मिलावटखोर पूरे देश में प्रदेश में सक्रिय हैं, उन पर अगर हम थोड़ी सी भी लगाम रखेंगे तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। पंकज चौधरी जी, मंचीय भाषण नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के, MLA MPs के और ज़मीन पे काम करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री भी मुझे पता हैं कि जिस शख्स के खिलाफ, जनप्रतिनिधि माननीय के खिलाफ आपने गैंगस्टर उसको बनाया, उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली और उसी सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं उसके साथ सोफे पे नीचे बैठे हुए हैं मसंद लगा के। तो ऐसे लोगों से क्या पंकज चौधरी जैसे पुलिस अफसर या जनता सच में न्याय की उम्मीद करें? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी अधिकारी का समय विशेष, क्षेत्र विशेष, मैं राजस्थान नहीं गया। मैंने आपको बताया कि मेरी पहली चॉइस थी, मेरी पहली चॉइस यूपी रही। यूपी मुझे नहीं मिला क्योंकि इनसाइडर वैकेंसी नहीं थी। मेरी दूसरी चॉइस उत्तराखंड थी, जो एक छोटा स्टेट है और मैं चूँकि मैंने वहाँ पढ़ा लिखा हूँ, मैंने काफ़ी समय अपना बचपन बिताया है। आउटसाइडर वैकेंसी नहीं होने पर मुझे उत्तराखंड नहीं मिला, मुझे राजस्थान मिला। मैं राजस्थान कभी नहीं गया था, मैं राजस्थान कभी नहीं गया था। और मुझे याद है कि कभी कभी कुछ घटनाएं होती, कभी हम लंबी बात करेंगे राजस्थान जाना कैसे हुआ, और नीति आपको लिख देती है तो नीति लिख देती है। मुझे याद है 2008 में राजस्थान का RS का पेपर देने में दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में था, तो मैं अपने 2 मित्रों के साथ गया राजस्थान। एक वाकया बड़ा, मैं मतलब एक कह लीजिए कि एक प्रेरणा का स्रोत भी है। मैं गया और रेलवे स्टेशन के सामने मैंने एक छोटा सा होटल लिया और मैं कि अगले दिन मुझे पेपर देना RS का और फिर मैं दिल्ली आ जाऊँगा। जो मेरे साथ 2 मित्र गए,
और उन्होंने भी दिया और वो रात को लेट आए, किसी दूसरे होटल में रुक गए जो है। सुबह जब मेरे पास आते हैं तो आते ही कहते हैं कि अरे पंकज जी, यहाँ तो राजस्थान में देखिए होटल में गए, उसने मालिक ने बदमाशी कर दी रात को। हम लोग 2 लोग थे, फला जो है वो राकेश थोड़ा लेट आया रात को 2 बजे, उसने क्या 1500 की जगह उसने 3000 मांगने लग गया जो है। बताइए, ऐसे थोड़ी होता है जो है कि भाई अब 1500 किराया, ज़्यादा 200 रुपये से 500 रुपये ले लो एक्स्ट्रा किसी आदमी का जो है। तो बड़ा गुस्सा हुआ। तो फिर मुझे याद है कि जब वो मेरे होटल में आए तो उसमें से एक हैं धर्मेंद्र जी, उन्होंने होटल के मालिक को बोला कि पूछा भी किससे मिलना है आपको जो है, क्योंकि हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर फिर हम लोग एग्जाम पे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो उसने मजाक मजाक बोल दिया कि दरोगा जी हैं, वो उनसे मिलना है जो है। तो जजेज दरोगा बोला तो उसने बड़े प्यार से भेजा कि ठीक है जाइए जो है, और चाय वो भी पिलाई बड़ा। तो फिर उसका रिस्पांस उस होटल में बदल गया, अरे तो ये बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है उस होटल में, तो अभी हम जो गाली खा के आ रहे हैं और यहाँ पे तो ये आप दरोगा बोलते हैं कि हमारे एक मित्र हैं दरोगा जी, वो आए हुए हैं। ठीक है, ये घटना हुई तो उसको एक ही परिपेश से, जहाँ जिस होटल में नाराज हो रहा है उसी होटल से 2 पिक्चर आ गए। शाम का समय पेपर दिया, सबने पेपर दिया, ठीक है अच्छा हुआ, जीएस अच्छा हुआ, राजस्थानी ज़्यादा पूछा, राजस्थान का जनरल नॉलेज ज़्यादा पूछा, फलाना करके हो गया, ठीक है हो जाएगा, हम लोग मेंस देंगे जो है। शाम को एक राज मंदिर है तो वहाँ पे हम लोग पिक्चर देखने की हुआ कि उसमें मूवी लगी थी, वेलकम आई थी जो है, पहला शो था जो, शाम का समय था जो है, और पूरी भीड़ लगी हुई है मतलब बाहर तक, रोड तक जो है। तो अभी ये है कि शाम का समय, अगर रात को हम लोग बस पकड़ के जाएंगे तो दिल्ली पहुंचना है जो है, लेकिन देखना है मूवी को, क्योंकि मूड बहुत ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा जो। और क्या था, मैं एक जैकेट, मैंने खाकी की, चूँकि मुझे शुरू से खाकी पहनने का रहा है, तो मैंने एक जैकेट दिल्ली से, आप देखेंगे वो दिल्ली में जो रिंगस के सामने मार्केट लगता है, वहाँ से 2-250 की मैंने जैकेट मैंने खाकी ली थी, बड़ी सर्दी का समय था, वो जैकेट में पहना हुआ था ऊपर जो। तो वही मित्र जिसकी बात मैं कह रहा था, उन्होंने जाके काउंटर बोला इतनी भीड़ के बीच में, क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती है, देखो वहाँ डिप्टी साहब वहाँ खड़े हुए हैं और तुम लोग यार ये मजाक कर रहे हो जो। कहने बोले नहीं कि वो वहाँ से कोई आदमी आता है, हम लोग 4-5 आदमी को सब भीड़ में से हटा के और ले जाता है और हम लोग को एक बालकनी में अच्छी 5-6 सीटें दे देता है। तो ये तो हंसी फुल्के और मजाक में वो चीज़ें निकल गई। और फिर उस दोस्त ने बोला कि पंकज जी देखिए, आप आईपीएस बनो, यहाँ पे मज़ा आएगा, करके आओ, मतलब उसकी खट्टी मीठी यादें जो भी हैं, कि मैं भगवान से कहता हूँ कि आप यहाँ बन के आओ। आप देखिए अगले साल आईपीएस बने और राजस्थान कैडर मिल गया। तो मैं ईश्वर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने आपको मौके दिए। पंकज जी, अशोक गहलोत जी हों चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया, आपके निशाने पे सब रहे या आप सबके निशाने पे रहे? मैंने सवाल किए हैं, आपको इन्हीं के आसपास जवाब देना है। देखिए अब ये कौन किसके निशाने पर रहा, किसने किसको निशाना बनाया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें एक समय हो गया, उस पर बोलने में कोई गरज नहीं है। लेकिन ये ज़रूर रहा कि अशोक गहलोत जी ने ठीक है उस समय बाहर ज़रूर दिखाया कि नहीं ये रूटीन ट्रांसफ़र रहा, लेकिन अंदर उनके अंदर कहीं ना कहीं एक क्रोध था, कुंठा थी। इस बात को महसूस आज भी मैं कहता हूँ। अन्य जगह भी मेरी पोस्टिंग रही, मैंने पूरा अपना प्रयास देने का किया सिस्टम के साथ जो है, आज भी दे ही रहा हूँ जो है। और मुझे याद है कि वसुंधरा जी भी एक समय के बाद, किसी घटना विशेष के बाद, जब एक लोग आपके खिलाफ इकट्ठा होने लगते हैं जो है, तो उनके कुछ स्वार्थ निहित होता है जो है। कुछ लोग मुझे पर्सनली जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन उसको स्वार्थ पूरा करना है तो कहीं ना कहीं उस मौके की तलाश करता है जो है। और राजस्थान का इतिहास देखेंगे तो राजस्थान में कहीं ना कहीं हम लोग मुग़ल काल से लेकर तमाम जगह हम लोग पढ़ते हैं, तो ये माया गया कि ये स्टेट में कहीं ना कहीं इस तरह की प्रथा रही है जो है, सामने कुछ है, अंदर कुछ और चल रहा है, दिखा कुछ और रहा है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि आज भी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, और लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी जनता है, सहज जनता है। लेकिन इस प्रकार का जो एक माहौल है जो है, कि अगर किसी एक व्यक्ति विशेष ने सिस्टम पे, उसको लगा सिस्टम पे कुछ ऐसा कुछ कर दिया जो जनरली नहीं होता है जो है, तो उसके पीछे पड़ना या उसके खिलाफ होना, उनको लगता है कि मेरे उसमें स्वार्थ भी सिद्ध होने के चांसेस हैं और मुझे मौके भी इसमें मिल सकते हैं जो है, क्योंकि मैं उनके खिलाफ दिखाऊंगा तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहन मिलेगा जो है। तो इस तरह की प्रक्रिया चली है, मैंने महसूस किया है लगातार पिछले कई वर्षों से, मैंने देखा है, मैंने कोर्टों में भी लड़ाइयाँ लड़ी, कोर्टों में भी देखा है किस प्रकार से हमारे सामने, मैं अकेला खड़ा हूँ और सामने सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं, फाइट कर रहे हैं। और उस फाइट का मज़ा भी रहा है, क्योंकि एक जब बड़ा आपके सामने एक ग्रुप होता है तो आपको लड़ने का भी मज़ा होता है, और सब सच के साथ रहते हैं, संघर्ष आपने किया हुआ है। चूँकि आपने शुरू में बताया कि मैं बागी बलिया से हूँ, उस प्रदेश से हूँ, उस ज़िले से हूँ जहाँ से कि ये माना जाता रहा है कि
अगर ठीक है, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मेरे शरीर में उस बलिया का उसका कुछ अंश है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, और मैं जिस उसूल के साथ आया हूँ मैं उसी उसूल के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, उसकी संभावनाएं प्लस माइनस हो सकती हैं और स्थितियाँ सुखद दुखद हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। उस संघर्ष, अब एक समय ऐसा आ गया है, आज से 5-7 साल पहले संजीव जी मैं ये मानता था कि जो संघर्ष करता था तो कभी कभी मैं विचलित होता था, जो कि अरे क्या कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, जो है किसके लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन अगर आज आपके सामने बैठा हूँ तो मैं इन घटनाओं से तनिक भी विचलित नहीं होता हूँ। जो अभी मैं कल की बात बताऊँ, एक IFS ऑफिसर हैं, उनके साथ भी ऐसी घटना हुई सिस्टम को लेके। मैंने बोला तुमको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट प्रोसेस को फॉलो करो, चीज़ों को समझो, पैनिक मत हो जाओ। ये एक व्यवस्था है, जो इस व्यवस्था में कब आपको उतार चढ़ाव होगा और आप कितने संतुलित होकर चलते हो। तो ये आज की डेट में ये बोल सकता हूँ मैं, बहुत से लोगों को हमारे केसेस से, बहुत से हमारे अनुभव से लोगों को फ़ायदा होता है, जो सिस्टम में अखरते हैं, जो सिस्टम में ईमानदारी से काम करते हैं, उनको टारगेट जब किया जाता है तो वो संपर्क करते हैं, उनको जब रास्ते बताए जाते हैं तो उनको रिलीफ भी मिलता है। पंकज चौधरी को टारगेट किया गया? नहीं, टारगेट बिल्कुल किया गया, इसमें कोई दे रहा नहीं, व्यक्तिगत टारगेट किया गया है। मैं इसी बात का हमेशा मुझे आक्रोश रहता है कि आप सिस्टम में टारगेट कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत टारगेट मत कीजिए। जब आप व्यक्तिगत टारगेट करते हैं तो कहीं न कहीं वो टारगेट उस सिस्टम का एक ऐसा आईना दिखाता है जो कहीं न कहीं कुंठा को, नकारात्मक शैली को, या कहीं न कहीं आपकी एक हनक को दिखाता है कि नहीं, सिस्टम पे कोई भारी नहीं हो सकता। जो है सिस्टम जैसा चल रहा है उसको आप एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए, अन्यथा आपको अगर टारगेट किया जाएगा तो फिर ये भुगतान आप ही को करना है। पंकज चौधरी जी, आप एक IPS, अदना से SP, गवर्नमेंट की हुकूमत की नज़र में अदना, पब्लिक के लिए भगवान है आप, संविधान के लिए आप भगवान हैं, लेकिन जो नेताजी चीफ मिनिस्टर हैं वो अगर कुंठित हो जाते हैं एक SP से, तो नेताजी कमजोर हुए, इसका मतलब साबित उस लोक सेवक के सामने, आप ये कहते हैं? नहीं, बिल्कुल, अगर वो कुंठित हो रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अपने कुछ लोगों को तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा विंग तैयार कर रहे हैं जो इनको काम दिए जाए, अगर वो कुछ अभियान चलाते हैं किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जिसकी संख्या दर्जनों में हो, इसका मतलब वो विचलित हो रहे हैं। जो उनको लग रहा है कि नहीं, ये एक ऐसा घटनाक्रम है जहाँ पे कि हमें पूरी ताकत के साथ इस पे काम करना है, जो है क्योंकि ये जनरली हो नहीं रहा है, पहले कभी हुआ नहीं, जो है। और इस पे जो अभियान चलाए जाते हैं वो अभियान अपने आप में ये बताते हैं कि सामने वाला विचलित हो रहा है, सामने वाला परेशान हो रहा है। और ईश्वर की मैं एक तरह से मैं कृपा कहूँगा कि ईश्वर ने संघर्षों में जीवन निकाला, आज भी संघर्ष करते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है और बड़ा अच्छा भी लगता है कि चलिए इस देश में सब कुछ है, जो है हम रामराज की परिकल्पना करें, हम विकसित भारत की परिकल्पना करें, हम तमाम अच्छी बातें कर लें, चर्चा कर लें, लेकिन हकीकत अभी बहुत कोसों दूर है। इस बात से मैं सहमत हूँ। मैंने बार बार कहा कि आज भी 80% जनसंख्या गाँव की है और उसकी बड़ी अपेक्षाएं हैं और उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। पंकज चौधरी को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। पंकज चौधरी भली भांति जानते थे या जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो नेताओं, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिशियन जितने भी हैं, सत्ता के सिंहासन पे बैठे लोगों को रास नहीं आएगी। इसके बाद भी आप ना अपना काम करते रहते हो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए आप निशाने पे हैं कि आप झुकने को तैयार नहीं हैं? नहीं, देखिए, मैं कुछ समय के लिए सर्विस से बाहर हुआ, लेकिन मेरे डेडिकेशन में कमी नहीं। मैंने बर्खास्त हुए? मैं बाहर हुआ, मैंने न्यायालय में अपनी दरखास्त रखी। वो बर्खास्ती की कई प्रकरण बताइए ना। क्या ये एक व्यक्तिगत टारगेट रहा। अब चलिए, इसमें तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें। ये कहा जा रहा है कि आपने मतलब दूसरी शादी की, इसी लिव इन में रह रहे थे, आपकी पहली पत्नी जो है ब्याहता, उन्होंने मुकदमा डाला था। ये बताई दीजिए, ये भी दूर करिए। इस मैटर में ऑलरेडी माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, हमारे जो डाइवर्स थे उसको ग्रांट किया। उसमें साथ में ये भी लिखा कि जो इनके बीच का जो एक आपसी वो है वो ख़त्म माना जाएगा आज से, जो है। लेकिन चूँकि राजस्थान में पैरेलली गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट और तमाम जो चीज़ें हुई, तो पंकज चौधरी कई लोगों के निशाने पे भी थे, जो है। तो निशाने पे ये था कि पंकज चौधरी को टारगेट कैसे किया जा सकता है, जो ठीक है, उनको बहुत सी चीज़ें नहीं मिली। मुझे याद है कि उस समय जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो उस समय के तत्कालीन ACS होम जो है उनके पास जब गई कि साहब इस तरह का मैटर, इनका पारिवारिक मामला है, तो बहुत सुलझे हुए ACS होम थे। उन्होंने सारी रिपोर्ट को, सारे कंप्लेन को देखने के बाद स्टेट को लिखा, वो RTI से मेरे पास आज भी जवाब है उसका, कि द मैटर इज़ प्रोड्यूस इन समवेयर इन कोर्ट, आई थिंक
देयर इज नो रिक्वायरमेंट एनी फर्दर इंक्वायरी इन दिस मैटर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस मैटर में हमें हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ये किसी का फैमिली मैटर है, कोई क्रिमिनल मैटर हो, कोई ऐसा मैटर तो है नहीं। और ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको संज्ञान में लिए हुए है, उसका निर्णय पारित हो गया है। इस रिपोर्ट के बाद भी आप बर्खास्त हो तो गए। उसके बावजूद भी चूंकि मैंने कहा ना कि जिसको पीछा करना है, जिसको अभियान चलाना है तो चलाएगा। जो वो पीछा कौन कर रहा था? उस समय की सरकारों ने किया, तत्कालीन सीएम के इशारे पे बहुत से लोग तैयार हुए इस फैमिली मैटर के पे करके उन्होंने बाहर किया। 2019 में बाहर हुआ, मार्च में। उस समय पंकज चौधरी को ये लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी जर्नी यहीं तक थी। और इसके बाद मैं चूँकि इंजीनियर हूँ और बहुत आयाम है मेरे लिए करने की लाइफ में, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं जब चूँकि मैं पब्लिक से जुड़ा भी रहा हूँ तो बहुत से लोग मेरे मैसेज आते हैं, साहब आप जैसा अधिकारी, आईपीएस अधिकारी को जब ये टारगेट करके अभियान चला के दुर्भावना से सर्विस से बाहर कर सकते हैं, तो ऐसे लाखों करोड़ों कर्मचारी जो एक छोटी नोटिस पर जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, उनके साथ क्या होगा, उनके मन में क्या बीतेगी। जो मेरी पत्नी मुकुल चौधरी से भी मैंने बात की कि हमने क्या इसको फाइट करना चाहिए जो है। तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अगर हम फाइट नहीं करते हैं तो एक मैसेज जाएगा पूरे समाज में कि यार देखो फला एक आईपीएस गाजी फकरी की हिस्ट्री शीट खोले, फला फला ये वो करके, और देखो गवर्नमेंट ने जो हो देखो कैसे किसी फैमिली मैटर में टिका दिया हमको। जो ठीक है, टिका दिया। जो हम लोग का नहीं लड़ेंगे, हम लोग उसमें कोविड का टाइम था, हम लोग जयपुर से लेकर दिल्ली तक से लेकर हाईकोर्ट, दिल्ली से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक फाइट की। और आज की डेट में देखेंगे इस मैटर में सभी कोर्टों ने हमें फेवरेबल डिसीजन दिए। कोर्ट ने गवर्नमेंट को बाध्य किया कि आप इनको बहाल कीजिए, अलग तरीके से आपने इसमें कार्रवाई की। जो ठीक है, बहाल हुए, एक सुखद अंत हुआ उसका। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि पीछा करने वाली कमी है। जो है पीछा करने वाले की कुंठा का कोई आप हिसाब नहीं लगा सकते कि वो कितना कुंठित किस लेवल पे जो है, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं कि वो कुंठित जरूर है। और पीछे पीछे जब भी उसको मौका मिलेगा, जहाँ भी बैठेगा वो बुरा ही करेगा, क्योंकि अपने विंग का आदमी नहीं है। जो है वो उस वाइब्रेशन का आदमी नहीं है, उस वेवलेंथ का आदमी नहीं है, तो वो बुरा ही करेगा। जो तो मुझे याद है कि पिछले 4-5 सालों में हमने इस चीज़ को हमेशा रखा कि ठीक है, आप अच्छा करते रहो। 5 नेशनल अवार्ड मुझे आपको बताने में बड़ा खुशी हो रही है कि नॉन फील्ड होने के बावजूद भी, वैसी जगह रखने के बाद भी काम किया गया। और ये दिखाने की कोशिश मैंने किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप पुलिस के विंग में, किसी विंग में चाहिए, जो विंग आपको लगता है कि सबसे कम्युनिटी पुलिसिंग जो है ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा लोग इसको मानते थे कि ऐसी कोई विंग भी होती है क्या। इसके पहले मैं एसडीआरएफ का मुझे कमांडेंट लगाया मेरे बर्खास्तगी के बाद। जब मैं बहाली हुई तो मुझे सबसे पहले गहलोत जी की सरकार में मुझे कमांडेंट एसडीआरएफ लगाया। और मैं आपको बताऊं, मेरे खुशी हो रही है आपसे बताते हुए कि पिछले उस पोस्ट पे 13 महीने रहते हुए मैंने जब पूरे राजस्थान में, मुझे भी कुछ नहीं पता था कि इतना पानी राजस्थान के अंदर है। जब हमारे आंकड़े आने लगे बरसात के समय में कि भरतपुर रेंज, कोटा रेंज, इतनी बाढ़ यहाँ पे है, इतने गांव बह जाते हैं, इतने लोग पानी में डूब जाते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग पानी में डूब जाते हैं। जब हमने वहाँ की झीलों पे, फतेह सागर से लेके माही डैम से लेके अन्ना सागर से लेके सभी झीलों पे जब हमने डेमो करने शुरू किए, जब हमने काम करना शुरू किया, तो ऐसी विंग जो 2013 में बनी थी राजस्थान में एसडीआरएफ, जिसके बारे में प्रदेश के लोगों को नहीं पता था। इनफैक्ट पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत लोगों को नहीं पता था कि एसडीआरएफ होती क्या है। लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने साल भर पूरे प्रदेश में डेमोज किए, लोगों को जन जागरूकता करनी शुरू की, जो है आंकड़े घटने शुरू हुए, हमारी जो टीमें हैं पहुंचना शुरू की, हर रेंज में पहुंचना शुरू हुई। जब नेशनल अवार्ड उसको मिला इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर, एसडीआरएफ का नाम उठा, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस एसडीआरएफ की तारीफ की। और मीडिया ने भी, जिसको कहती थी मीडिया कि ये वैसी फोर्स है जो अपनी वर्दी को टांग चुकी है खूंटी पे, जो है अब उसको देवदूत का नाम देना शुरू किया। बड़ा गर्व होता है कि ठीक है, 13 महीने कार्यकाल में किया। और अब एसडीआरएफ जो है इस स्टेज पे है, इस प्लेटफॉर्म पे, इस फ्लो में है कि वो अच्छा कर रही है। जो है ठीक है, वहाँ से मैं ट्रांसफ़र हुआ, कम्युनिटी पुलिसिंग में आया। तो ऐसा नहीं है, आप वैसी विंग्स में जाके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और तो मज़ा तब आता है जब सामने वाला आपको इस दिखाने के लिए बैठा हो, भेजा हो कि देखो तेरे को खांचे में लगा दिया जाए, और आप वहाँ से भी अगर कुछ निकाल के दे देते हैं तो ये आपकी काबिलियत है। अशोक गहलोत से जैसे निपटे, जो भी आपको भरना पड़ा, फिर वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो लग गई आपके पीछे हाथ धो के। आपके सितारे सही नहीं थे, आपका जिद्दी स्वभाव कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कानून लागू करवाना मुझे आता है, मैं लगा के रहूँगा। देखिए, जो दोनों आप शख्स का नाम लिया, अब दोनों लोग 75 हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, अब इनकी रिटायरमेंट का समय है, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। ठीक है, आदमी इनकी अपनी वर्किंग स्टाइल रही। मैं भी इस नौकरी में आया तो मैं
किसी मिशन के साथ, किसी उद्देश्य के साथ आया। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैं किसी सर्विस में नहीं आया था। एक पुलिस मेरा एक मिशन था, एक मेरा जज्बा था, एक सपना था जो है। यही पंकज चौधरी अगर इस कोई मिशन नहीं होता तो मैं अन्य जॉबों में भी सेटिस्फाइड हो सकता था। ठीक है, जिसको जो करना था किया, लेकिन इस दौर में मैं संजीव बोलूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस संघर्ष ने मुझे बहुत सिखाया। मैं ईश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कम उम्र में मुझे इतने थपेड़े दिखाए, इतने, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे गुडी बैठ के और बहुत उस तरह से कार्य करके साथ मुझे लगता है कि मैं उस संघर्षों को नहीं देख पाता। लेकिन जिस प्रकार का संघर्ष मैंने व्यक्तिगत देखा, मैंने न्यायपालिका के अंदर, मैंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मैं आपको बताऊं कि मैं 2009 में चुनाव के लिए भी गया, शायद आपको जानकारी हो। आपने अपनी पत्नी जो हैं वो किसके सामने 2019 इलेक्शन में उतार दी? 2019 में जब मैं सर्विस में नहीं था तो ईश्वर ने मुझे मौका दिया कि आप सर्विस में रहते हुए आप चुनाव नहीं लड़ सकते जो। लेकिन 2019 का वो समय था जब मैं सर्विस से बाहर, बर्खास्ती का पीरियड। उस समय हमने और मेरी पत्नी मुकुल ने ये डिसाइड किया कि चलो कोई नहीं, हम लोग इसमें आते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, और इसी बहाने पब्लिक का भी नब्ज हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है, वो देश की और प्रदेश की जो राजनीति है उस पर उसका क्या सोच है, वो किस प्रकार से अपनी चीज़ों को क्रियान्वित करती है। उसमें मैं बाड़मेर जैसलमेर से मैंने सांसदी का चुनाव मैंने पर्चा भरा, पत्नी जोधपुर से लड़ी और दोनों ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर हम चूँकि एक तरफ से चुनाव में थे, सर्विस से बाहर थे, न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। न्यायालय में जब 2020 दिसंबर में निर्णय मेरे पक्ष में हो गया, फिर हमने डिसाइड किया ठीक है, ईश्वर ने हमें दोबारा मौका दिया है, हम दोबारा कम बैक करते हैं। ठीक है, पत्नी हमारी मुकुल चौधरी जो है वो अभी भी सक्रिय हैं। उनकी मेरी मदर इन लॉ जो है कानून मंत्री रहीं राजस्थान में। भैरव सिंह शेखावत जी के समय में कानून मंत्री है, 93 से 98 तक जो है बड़ी दबंग मंत्री रहीं जो है। 2023 में उनका देहावसान हुआ। अच्छी लेडी रहीं जो है। ठीक है, मुकुल जो है वो उस परिपाटी को आगे देखती हैं और उनको लगता है कि बहुत कुछ महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए करने को है, राजनीति के अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जो है। आपकी सास राजस्थान की कानून मंत्री रहीं, इसलिए आप गहलोत साहब वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वसुंधरा राजे सिंधिया वहाँ की पूर्व चीफ मिनिस्टर, इनके निशाने पे आए, या एक दबंग पुलिस अफसर आईपीएस होते हुए जैसलमेर में आपने गाजी और उसके परिवार के गैंगस्टर जो लिस्ट वो बनाई, तैयार की और उनकी हिस्ट्री शीट खोली, इसलिए दोनों में क्या कारण प्रमुख रहा? नहीं, इसमें मैं मानता हूँ कि कोई एक कारण नहीं कह सकते, इसमें सम्मिलित प्रभाव कह सकते हैं जो। हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रभाव करके 5%, 10%, 20% करके वो 100% हुआ होगा जो है। सिर्फ एक घटनाक्रम से कोई इतना पीछा करना नहीं हो सकता जो है। मुझे लगता है कई घटनाओं का ये एक संयुक्त प्रभाव है जो प्रभाव दिखा, और जनरली ये एक असहज प्रक्रिया है किसी भी IAS अधिकारी के लिए। सिस्टम में तो आप देख ही रहे ना, सिस्टम में चीज़ें स्मूथली भी चलती हैं, उस पर काउंटर भी होता है, और ऐसा नहीं है कि सिस्टम में जो अधिकारी काम करता है वो अंदर की बात नहीं जानता है जो। अंदर की बात जानता है, वो पीड़ा भी जानता है, अच्छा करना भी चाहता है, लेकिन उसके मुंह से बार बार जब आप पूछोगे तो क्या सिस्टम ऐसा ही है, हम करना तो ये चाह रहे हैं लेकिन हम विवश हैं, क्या करें, परिवार भी देखना है, अपने आगे करियर भी देखना है, हमारी तमाम उम्मीदें भी हैं। तो ये जो द्वंद्व है ना, वो द्वंद्व कहीं ना कहीं व्यवस्था फिर कहती है, सिस्टम फिर कहता है कि यार अच्छे लोग संभालो ताकि हम अच्छा एक अपना रूप दिखा सकें जो। बागी बलिया का दबंग लड़का आईपीएस बनते ही राजस्थान में जाके हुकूमत का शिकार हो गया, क्या कमज़ोर हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे एक ऐसा ग्राउंड मिला, ऐसी पृष्ठभूमि मिली जहाँ से मुझे बहुत कुछ किसी प्रदेश के बारे में, लोगों के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, अब जो मैं आने वाला समय है ये मेरा रिसर्च का समय है और मैं बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं पूरे भारत का भ्रमण मैंने कई बार किया और सपरिवार मैंने ये डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड को हम लोग घूमेंगे और देखेंगे। और ये चूँकि मैं इतिहास और भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ जो, तो मुझे लगता है कि कोई भी घटनाक्रम जो होता है आपके साथ, वो आप खुद नहीं कर रहे होते, कहीं ना कहीं एक लाइन आपकी बनी होती है। यूपी का रहने वाला व्यक्ति, अन्य नौकरियों में रहने वाला व्यक्ति राजस्थान आता है, राजस्थान में इस तरह का संघर्ष देखता है, संघर्ष से बहुत कुछ सीखता है, आज आनंदित भी महसूस करता है। पीछे जब जाता है तो आपसे बात करने में हिचकता नहीं है जो है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई हिचक हो रही है आपसे। मैं जो भी बातें आज से 10 साल, 15 साल, 12 साल की बातें कर रहा हूँ, जनरली लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं। आपने देखा कोई ब्यूरोक्रेसी में है, जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो सिस्टम के बारे में बहुत सी बातें करता है। मैं वैसा व्यक्ति, मैं आपके सामने बैठा है जो कि सिस्टम अभी बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उस सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बात किया जाना चाहिए। भारतीय पुलिस सेवा
आईपीएस के बर्खास्तगी के पीरियड ने आपको एक मूल मंत्र क्या दिया जीवन के लिए, जो आगे आप तमाम उम्र आईपीएस की नौकरी में देखिए, लेके चलेंगे? उस समय मुझे एक मूल मंत्र मिला कि सोसाइटी पे, जिस जनता पे आप इतना विश्वास करते हैं जो है, उसकी भी एक सीमा है जो है। मैं एक वाक़या बताता हूँ। मुझे बर्खास्तगी की कुछ समय पहले घर पे एक व्यक्ति आया, उसने माला मुझे पहनाया कि साहब मैं फलाँ जगह से आया हूँ। ठीक है, लोग आते हैं, रूटीन पे आते हैं और मिल के जाते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से, कोई मना नहीं करता, चाहे ऑफ़िस में चाहे घर पे जो। मैं फ्रीक्वेंटली मिलता हूँ, फ़ोन भी फ्रीक्वेंटली उठाता था जो पहले। ठीक है, 2 साल में बाहर रहा। उस समय मैंने देखा कि ऐसे लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए चले आए और जिनसे मैं उम्मीद करता कि ये मेरे ऐसे टाइम में सपोर्ट करेंगे, वो गायब हो गए। और मैं ऐसे लोग को मैंने देखा जो मुझे कभी जानता नहीं था, कहीं दूर तमिलनाडु में बैठा हुआ है, कहीं कोई कर्नाटक में बैठा हुआ है, कहीं बिहार में बैठा हुआ है, मेरे आमने-सामने, लेकिन वो मुझे आगे चल के कह रहा है, पंकज जी कोई आपको फाइनेंशियली ज़रूरत है, मैं आपके सामने बैठा हूँ जो। ऐसे लोगों ने मदद की जो है, मदद की। और चुनाव में जब मैं उतरा तो मैं अपने बल पे नहीं उतरा, मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये थे जब सांसद के चुनाव लड़ने को उतरा, लेकिन लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन उस दौरान मैंने ये महसूस किया, वो जो घटना बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति जो है, उसके मेरे सर्विस से बाहर होने के कुछ समय पहले मुझे माला पहनाया गया था, और वो व्यक्ति जब मैं बहाल होता हूँ उसके अगले दिन देखता हूँ फिर वो माला लेके चला आता है। यानी वो 2 साल वो व्यक्ति गायब है जो। तो मैंने उसको बोला कि यार आपका शख्सियत बड़ा मज़ेदार है जो, मिस्टर जो भी है। हमने कहा देखिए आप 2 साल तक गायब रहे जो, अब 2 साल के बाद फिर आप माला लेके आ रहे हो, इसका मतलब आपसे बड़ा अवसरवादी, आपसे बड़ा अब जो भी चरित्र मैंने इस धरातल पर नहीं देखा जो। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि नहीं, आपके पीछे अगर 1000 लोग हैं, 10,000 लोग आप बातें करते हैं, ये सब आपके हितैषी नहीं होते जो, राइट। बहुत कम लोग होते हैं, रेयर लोग होते हैं जो आपको मदद करते हैं। और इसमें फिर एक कह लीजिए कि मेरे पास, हम लोगों ने एक स्क्रीनिंग करने का प्रोसेस किया कि हर जो पीड़ित आपके पास आ रहा है वो एक्चुअल में पीड़ित है, ये जरूरी नहीं है जो, राइट। और मैंने बहुत से लोग को देखा, जो बहुत से लोग फर्जी लोग, जो लोग गलत लोग थे, वो काम लेके आ जाते हैं। और मुझे पता नहीं, कभी कभी लगता है कि समाज में न्याय मांगने के लिए गलत आदमी आपके पास ज़्यादा आ जाते हैं, और जो एक्चुअल पीड़ित है वो तो आपके पास आ ही नहीं पा रहा, जो वो थाने पहुंच ही नहीं पा रहा, ना वो एसपी के पास पहुंच पा रहा, ना एसएचओ के पास। और जिनको न्याय कह लीजिए कि जो गलत उपयोग कर रहे हैं, वो आपके पास हाजिर हो जा रहा है। तो ये एक सबक मुझे मिला कि जो पीड़ित बन के आ रहा है वो एक्चुअल में पीड़ित है, इसकी आपकी परख होनी चाहिए। पंकज जी, संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस, लोक सेवक पीड़ित की मदद करेगा, लेकिन पंकज चौधरी तो खुद ही पीड़ित हो गए हैं हुकूमत के, सत्ता के, सिंहासन के, मुख्यमंत्रियों के। तो जब आप खुद ही पीड़ित हो गए हैं, आप पीड़ित की मदद कैसे कर पाएंगे? नहीं, पीड़ित नहीं, ये तो मैं एक दौर मानता हूँ, और इस दौर ने कई लोगों को एक मिथक को तोड़ा है, एक 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 मान्यता को तोड़ा कि अगर कोई व्यक्ति कुछ संघर्ष करता है विभिन्न आयामों से तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। मुझे आज लगता है कि जब मेरे पास आईएफएस, आईएएस और बहुत से ऐसे अधिकारियों को फ़ोन आते हैं, ना सिर्फ राजस्थान से, अन्य स्टेटों से, चाहे वो आईजी रैंक के हैं, डीजी रैंक पे हैं, डीजी रिटायर्ड हो गए, जब वो किसी बात को लेके मदद मांगते हैं कि पंकज बताना दिल्ली में यार कैसे हमारे मैटर में क्या हो सकता है, आपका मैंने मैटर देखा, आपका मैंने देखा है, तो लीगली जब सपोर्ट करते हो तो एक सुकून मिलता है कि ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिस्टम से प्रभावित हैं, उनको आप कुछ बता पा रहे हैं। बता क्यों पा रहे हैं? क्योंकि आपने झेला है, बिल्कुल ए टू जेड आपने स्ट्रगल किया है। तो उनको आप लीगल, कानूनी भाषा में बता दें कि भैया इसमें आपके साथ ये जो ज्यादती की जा रही है वो क्यों की जा रही है, राइट। तो उस पर एक तरह से करें, एक्सपर्ट व्यू जो है कहीं नहीं बहुत से लोगों को फायदा करता है। ठीक है, बहुतायत में लोग लगता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों करना चाहिए। अब हमारी पंकज चौधरी कोई मंजिल नहीं कि मुझे डीजीपी बनना है, मुझे फलाना बनना है, मुझे उस रेस में नहीं होना। मुझे ठीक है, जो जीवन मुझे मिला उस जीवन को मैं आनंदित रूप से जी सकूं, मैं एक अच्छे परिवेश में अपने भूमिकाओं को, किरदार को निभाऊं, मेरी बस उतनी ही इच्छा है। पंकज जी, इसके आसपास ही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, जो हुकूमत सत्ता के आसपास घूमता है जी पंकज जी, बहुत मतलब इसके आसपास ही जवाब दीजिएगा। जो ब्यूरोक्रेट सत्ता के सिंहासन के, सत्तासीनों के आसपास घूमता है, वो मौज की नौकरी करता है, और जो हल्का सा संविधान को पगडंडी पे उसकी चलना चाहता है, चलाना चाहता है जनहित में, वो अशोक खेमका हरियाणा में, यूपी में अमिताभ ठाकुर, राजस्थान में पंकज चौधरी बन जाता है। ठीक है, ये परसेप्शन हो सकता है, ये उदाहरण ये शो करते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन मैं इन दिक्कतों को झेलने वाले, इन दिक्कतों का सामने करने वाले लोगों को भी मैं सैल्यूट करता हूँ।
क्योंकि उनकी लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं होती है, उनका संघर्ष, उनका उनका जो कह सकते हैं कि जो एक सिस्टम को आईना, सिस्टम को पारदर्शी करने का जो संघर्ष है, वो बहुतों को फ़ायदा करता है, बहुत से ऐसे पीड़ितों को फ़ायदा करता है जो लोग सामने नहीं आते, नहीं आ सकते जो है, उनको लाभ पहुंचाता है। और पारदर्शिता के बीच में कुछ ना कुछ एक मील का पत्थर हो सकता है, एक आभास कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है। सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो गलत चीज़ों पे आवाज़ उठा सकते हैं, वो अपने नुकसान को भी देखते हुए आपके लिए खड़े हो सकते हैं। सकारात्मक रूप में पंकज जी पब्लिक हित के लिए, जनहित के लिए एक आग दावानल की तरह आगे बढ़ रहे थे। दावानल सकारात्मक में, नकारात्मक में नहीं, नुकसान के लिए नहीं। उन पंकज जी के ऊपर नेताओं ने, उनकी घोर अपनी स्वार्थी मानसिकता ने पानी डाल दिया है। अब पंकज जी कैसे आगे अपने को बढ़ाएंगे ताकि जो कुछ सोच के आए थे लोक सेवक बनने के लिए, वो सब पूरा हो पाए? क्योंकि आपके तो अड़ंगे बहुत डाल रहे हैं, पड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये अच्छी बात है और मैं इसको अड़ंगा नहीं मानता। मैं इसको मानता हूँ कि ये एक व्यक्ति विशेष के लिए या पंकज चौधरी के लिए ये ईश्वर ने ये नीति रख रखी है। हर एक आम आदमी कभी नहीं चाहेगा कि मैं बाधाओं में जाऊँ, मैं विडंबनाओं में जाऊँ, मैं विवादों में जाऊँ जो है, ठीक है। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि ऐसा महसूस होता है, मेरी इनर वॉइस बार बार कहती है कि एक एक झटका आपको लगा, उस झटके के बाद तो आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था जो है, मैसेज तो दे दिया था जो है कि हम ये भी कर सकते हैं जो है, राइट। तो उसके बाद भी अगर नहीं बदल रहे हैं तो इसका मतलब उनको भी क्लियर है कि ये बदलने वाला तो है नहीं। और मुझे भी लगता है कि मैं बदलाव नहीं कर सकता जो है, मैं नहीं बदल सकता जो है। मैं जो हूँ मैं उसी किरदार में रहूँगा और उसी किरदार में ही आनंद महसूस कर सकता हूँ। इसके लिए चाहे मुझे उसमें स्ट्रगल झेलना पड़े, इसके लिए मुझे बाधाएं झेलना पड़े, इसके लिए मुझे ये कह लीजिए कि कुछ लोगों की जो है सांप कह लीजिए, कुछ लोगों को कुंठा का शिकार होना पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उसको हमको बड़े सहज रूप से लेके चलना चाहिए। पंकज जी का विरोधी खेमा पंकज चौधरी को कुंठित कहता है, लेकिन पंकज जी कहते हैं कि मेरे चलते कई नेता कुंठित हो गए। सच क्या है? देखिए, अब मैं उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हर आदमी का माइंडसेट होता है। इस दरमियान देखिए बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मैंने कहा हम चुनाव में गए, फिर दोबारा ईश्वर ने जॉब में वापस लाए। हम लोग स्पिरिचुअल भी लाइफ में हम लोगों ने कुछ प्रयत्न किया, खोजने की कोशिश की जो है। बहुत सी चीज़ें जब हमने निकल के बाहर निकलने के देखा तो हमने कहा जिस पुलिसिंग की बात करते हैं, जिस दौड़ की बात करते हैं, एक आईपीएस से लेके एक एसपी से लेके डीजी तक का जो एक हायरकी जब देखते हैं तो लगता है कि जब आप स्पिरिचुअल दुनिया में जाते हैं, जब थोड़ा सा बाहर देखते हैं तो लगता है कि ये तो बड़ी छोटी जो दुनिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, राइट। एक छोटे से आयाम पे आप फोकस कर रहे हैं। जब पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को जब आप एक सांसारिक उसमें अब जाके जब देखते हैं, ईश्वर की प्रभु सत्ता को देखते हैं और जब उस आध्यात्मिक उससे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं छोटे मोटे लेवल पे भी, तो एहसास होता है कि ये तो बड़े छोटे छोटे प्रयास आप कर रहे हो। तो ये तभी खुलता है जब आप संघर्षों के दौर में इतना कुछ देख लेते हैं। तो ये एक चक्षु, एक इनर वॉइस, एक जो वृहत आयाम है, वो भी ईश्वर आपको दिखाने का प्रयास करता है कि जीवन में प्रति क्षण घटित होने वाली घटनाएं जो है आपको कुछ इशारा करती हैं, आपको कुछ ना कुछ ये कह सकते हैं कि मार्गदर्शन देती हैं। और अगर आप विचलित हो गए तो ठीक है, विचलित हो गए तो ठीक है, ये आपका वो कह सकते हैं कि आपका वो रूप है। पंकज जी, बिना इधर उधर किए बिल्कुल सीधा सीधा जवाब दे देना, मुझे उम्मीद आप दे पाएंगे। संविधान को नेता, लोक सेवक बहुत बेहतर संविधान को अपने हिसाब से हाँकते हैं और उसको कुरूप कर दिया है, या हाँकने की कोशिश करते हैं, उसका रूप बदल दिया है। वरना संविधान खूबसूरत है। देखिए, हम लोगों ने जब पढ़ाई की, सिविल की तैयारी की, और जब पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी के साथ साथ हम लोगों ने जब अन्य विषयों पे जब पढ़ना शुरू किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल की तैयारी में, तो हम लोगों ने ये जो पद आते थे, नाम आते थे, यूपीएससी, गवर्नर, प्रेसिडेंट, संविधान के मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, जो राइट्स हैं, झंडे की बात आती है, आपकी राष्ट्रगान की बात होती है, तो एक मतलब पढ़ते समय एक लगता था कि यार क्या सब एक जुनून, एक कह लीजिए कि अपने अंदर एक वो आग आती थी संविधान के बारे में। यार देखो, संविधान कितना प्यारा संविधान अपना। अम्बेडकर साहब का जो मैंने कोट किया
कि जब उन्होंने संविधान बनाया था, सबसे मिलकर सारे विद्वानों ने मिलकर बनाया था, पूरे विश्व को खंगालने के बाद उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि संविधान अच्छा है बुरा तभी है जब उसको संभालने वालों को अच्छे होंगे तो अच्छा संविधान दिखेगा, बुरे होंगे तो बुरा संविधान दिखेगा। सवाल मेरा जो था वो जवाब मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। संविधान और सिस्टम ये बार बार चीख चीख के हमारे बीच में आवाज़ उठाता है, विभिन्न चर्चाओं में, विभिन्न समाज में, विभिन्न व्याख्यानों में, कि भैया हमारी आत्मा बड़ी शुद्ध है, जो है सिस्टम बड़ा शुद्ध है, संविधान बड़ा शुद्ध है, लेकिन इसको जो चलाने वाले लोग हैं, क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, इसका दायित्व जिनके ऊपर है इसको क्रियान्वयन करता, उनकी मंशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। सत्ता देखिए, सत्ता किसी की स्थायी नहीं रही, जो सत्ता ना अशोक की स्थायी रही ना अकबर की रही, जो राइट, सत्ता किसी का स्थायी नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा, अगर देश के लिए हित में बात करते हैं और अगर दूरदर्शी है, मैं दूरदर्शी की बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको देश को अगले 100 साल तक देखना है तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ों पे हमें कहीं ना कहीं संविधान को, हमारे सिस्टम को वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको महत्ता देनी पड़ेगी। देनी होगी वो छोड़ दीजिए, हो क्या रहा है? नहीं ठीक है, चीज़ें अभी हम जिस स्तर पर सोचना चाहते हैं, एक आम आदमी सोचता है संविधान को लेकर, सिस्टम को लेकर, उसमें आक्रोश हो सकता है, उसमें उसको सकारात्मक नकारात्मक चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय चीज़ें बदलेंगी और बदलाव हो भी रहा है। हर बार प्रयास हो रहे हैं, पब्लिक की जो आवाज़ आती है, पब्लिक जो जिस चीज़ों को अपनी बात रखती है, जो हमारे सांसद हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसा नहीं कि उनके आँख नाक कान नहीं है, जो है वो देखते हैं, जो लोग अच्छा करते हैं उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, जो लोग गलत हैं उनको दंडित भी किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल एक इनर वॉइस, एक इनर जो इमेज है, वो पुलिस के साथ साथ सभी की इमेज अच्छी हो जाए, सब लोग अच्छा महसूस करें, अंदर से महसूस करें, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, किसी मीडिया वाले को किसी मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, शख्सियत के बारे में बताने की आवश्यकता ना पड़े। वो जनता अगर इस चीज़ को अगर लीड करती है किसी राजनेता के बारे में, किसी ब्यूरोक्रेट्स में, तो मुझे लगा कि वो चीज़ को पाने के लिए अभी समय लगेगा। और मैं आशान्वित हूँ कि आगने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में अगर संविधान और सिस्टम को बेहतर कराने वाले लोग आगे आएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आज बेहतर नहीं है, मतलब वो लोग आज हम संक्रमण के दौर में हैं, और मैं आपसे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि जिस प्रकार का देश हम चाहते हैं उसके लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। जिन गरीबों के लिए काम करना, जिन पीड़ितों के लिए काम करना, हमें देश में अम्बेडकर ने किसी जाति की बात नहीं की थी। हम देश को, भारत को विश्व गुरु तभी बना पाएंगे जब हम जाति से ऊपर उठेंगे, हम धर्म से ऊपर उठेंगे, हम क्षेत्र से ऊपर उठेंगे। आज जो लोकतंत्र का भारत में माहौल है उसमें संविधान जो है वो सिसक रहा है। नहीं, संविधान देखिए क्या है कि संविधान एक ऐसी आत्मा है जिसको कि समझने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। जरूर नहीं वो सामने हो, जो है अंदर अंदर प्रयास कर रहे हैं, उसकी महत्ता को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट आपको बताऊं भाई, जब गीता की बात हो तो गीता को महात्मा गांधी ने भी पढ़ा, और गीता को पढ़ने वाले लोग बहुत से लोग हैं। उसी तरह संविधान की महत्व को बताने वाले हमारे पास बहुत से महापुरुष पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, और आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये संविधान ऐसा एक नैसर्गिक हमारे पास तंत्र है जिसका अगर हम सदुपयोग करें तो हम चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से बेहतर करके पूरे वैश्विक परिवेश में अच्छा हम एक अपना प्रतिबिंब दे सकते हैं। ये सब किताब में लिखा हुआ। प्रैक्टिकल पंकज चौधरी एक दबंग IPS रहे हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया, और आज भी नेता उनके पीछे पड़े रहते हैं। ये दौर है, कोई दौर किसी का अस्थायी नहीं होता है। मैंने यही एक अध्यात्म से कुछ समय अंदर जाने के बाद मैं महसूस किया कि किसी का दौर कोई क्षणिक है, ये जीवन क्षणिक है। इस जीवन में जो आपको लिख दिया गया, जो ईश्वर ने आपकी नीति लिख दी, जो दिशा लिख दी, उस दिशा पर अपने किरदार को निभाते रहिए। उतार चढ़ाव नहीं आते किसी जीवन में। मुझे लगता है अगर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आता है तो एक बड़ा नीरस जीवन वो जीता है, और वो मुझे लगता है कि उस जीवन में अगर किसी का संघर्ष नहीं है तो मुझे लगता है कि मानव जीवन का वो जीवन भी नहीं है। मतलब पंकज चौधरी इस बात से सहमत हैं कि आप नेताओं की आंख की किरकिरी, उनकी आंख का रेता हमेशा बने रहते हैं? नहीं, बने रहें या नहीं बने वो उनकी इच्छा है, वो मुझे किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने काम में जहाँ भी वो मौका मिलता है, जो भी परिपेक्ष मिलता है मुझे लगता है कि मैं उसे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं अब सामने वाले की क्या मेरे प्रति मानसिकता है, क्या है, ये मैं समझ सकता हूँ कि उससे बेहतर है कि उस चीज़ को इग्नोर किया जाए, उस चीज़ से दूरी बना कर रखी जाए। हमें जो काम किया जाए उस काम को मैं करूँ। समाज में और क्या चीज़ हम सुधार कर सकते हैं, और क्या पुलिसिंग का एक पंकज जी, जब जब सुधार की गुंजाइश होती है और बात चलती है, तब आप जैसे लोग फंस जाते हैं। नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है ना। अगर हम जैसे लोग फंसे ना, या इस तरह की कोई चीज़ें सक्सेस ना आए, तो चीज़ें तो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देंगी, जो है
अगर इस तरह की चीज़ें आ रही, इसका मतलब वो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ कंटेस्ट हो रहा है, जो राइट, कहीं ना कहीं कंटेस्ट हो रहा है। कंटेस्ट होने से कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, और जो चीज़ निकलती है वो कहीं ना कहीं सिस्टम पे को कुछ सोचने में व्यस्त करती हैं। हो सकता है सामने ना दिखाई दे, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक ऐसा अधिकारी जो खाद्य विभाग में रह के भ्रष्ट आचरण कर रहा था, मेरे पत्र लिखने का पर्पज नहीं था कि उसको मैं नुकसान पहुंचा दूं, लेकिन मेरी एक जनमानस को देखते हुए कि अगर ये अधिकारी यहाँ से हट जाएगा, कोई एक अच्छा अधिकारी आ जाएगा, तो ये व्यवस्था को अच्छा करेगा, जो है राइट। पंकज जी, एक लाइन में और अंतिम सवाल है स्टेट में हिंदी का आपसे, क्या भारत में प्रशासन में भ्रष्टाचार है, और है तो किस लेवल का? बहुत छोटा संक्षिप्त आंसर। देखिए, मैं इसमें असहमति तो जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने 5वीं नौकरी में कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार है, और करप्शन जैसे मैंने कहा कि पहले भी रहा है, आज भी है। इसको कम करने का प्रयास क्राइम और करप्शन को हमेशा होता रहा है। हम कितना कर पाएंगे, ये हमारी नीति है, हमारे देश की नीति है, हमारे प्रदेश की नीति है, हमारे जिले की नीति है। करप्शन को जीरो लेवल पर लाना कभी संभव नहीं रहा, ना आगे भी संभव रहेगा, लेकिन जितना मिनिमाइज हम कर लेंगे पारदर्शिता से, दूरदर्शिता से, वही हमारा सिस्टम का और संविधान का सकारात्मक पक्ष ले आएगा। ये थे हमारे साथ राजस्थान कैडर के आईपीएस पंकज चौधरी, जो सिर्फ मनमर्जी करते हैं, नियम के हिसाब से चलते हैं, और जब नियम के हिसाब से चलते हैं तो फिर खुद ही शिकार बनते हैं उन लोगों के जो नियम पे चलने में अपने को असहज महसूस करते हैं। कुल जमा, अगर आप खरे हैं तो आप बुरे भी होंगे। बस ये है कि अगर आप चाटुकारिता नहीं करते हैं तो पंकज चौधरी, अमिताभ ठाकुर, अशोक खेमका जैसा बनने के लिए तैयार रहिए, वरना फिर मलाईदार पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट किस हद तक गिर सकता है ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन सबको पता है। इसी के साथ आज मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार पंकज जी, नमस्कार। बात करने के लिए धन्यवाद।